हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ और स्वागत है आपका विशेष एग्जाम ओरिएंटेड बैच के पहले लेक्चर में, जिसका नाम है व्हाई जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड। यस माय डियर फ्रेंड्स, इट्स एक्सट्रीमली पर्टिनेंट टू नोट दैट व्हाई जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड, राइट? क्योंकि अगर प्रीवियस टैक्सेस ऑलरेडी थे लाइक वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, सीएसटी, तो फिर क्या नीड थी ऑफ जीएसटी, राइट? तो वो समझेंगे दोस्तों आज, राइट? जिसके अंदर दोस्तों हम लोग चार इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहला, डायरेक्ट टैक्सेस वीजा वी इनडायरेक्ट टैक्सेस। दूसरा, प्रीवियस टैक्सेशन रेजिम में क्या डिफिशियंसीज थी। तीसरा, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। एंड चौथा, जीएसटी इज बेस्ड ऑन डुअल जीएसटी मॉडल, राइट? तो दोस्तों ये सभी चीज़ों का खुलासा होगा, तो एकदम प्रॉपर फोकस करके ये लेक्चर देखना, बिकॉज अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि इनडायरेक्ट टैक्स का 50% जो क्रक्स है, जो बेसिक्स है, जो कॉन्सेप्ट है, आपने समझ लिया है। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं एक नए चैप्टर के साथ, सबसे पहले चैप्टर के साथ, वाई जीएसटी। दोस्तों शुरू से शुरुआत करते हैं और समझते हैं व्हाट इज टैक्स। दोस्तों टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो टैक्स इज अ फी चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम, गुड्स, सर्विसेज एंड एक्टिविटी। दोस्तों इनकम पे आपको पता ही है कि कौन सा टैक्स लगता है, परफेक्ट, इनकम टैक्स। गुड्स पे दोस्तों कौन सा टैक्स लगता था जीएसटी के पहले, तो लगता था दोस्तों वैट, ओके, एंड सीएसटी। सीएसटी अपना सीएसटी स्टेशन नहीं बेटा, ओके। सीएसटी का फुल फॉर्म छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नहीं है बेटा, वो है सेंट्रल सेल्स टैक्स। और वैट का फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, वैट लगता था जब होता था सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, और सीएसटी लगता था जब होता था सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट। यानी मुंबई से पूना अगर आपने गुड्स बेचा है तो सेलर वैट चार्ज करता था बायर को, और मुंबई से लेट्स से दिल्ली अगर क्या है गुड्स बिका है तो सेलर सीएसटी चार्ज करता था अपने बायर को। याद रखना ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स सर्विसेज। तो दोस्तों प्रोविजन ऑफ सर्विस पे आपको लगता था क्या, ओके, सर्विस टैक्स। और एक्टिविटी जो है माय डियर फ्रेंड्स दो भाग में विभाजित हुआ करता था, ओके। एक है अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जिस पे लगता था एक्साइज ड्यूटी, और दूसरा है अपना माय डियर फ्रेंड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटी, जिस पे लगता है अपना कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है, परफेक्ट। अब इंपॉर्टेंट पार्ट कि भैया आज इनकम टैक्स है सर, वो कौन से टाइप का टैक्स है, तो सिंपल सी बात है, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और दूसरे जितने भी टैक्सेस है माय डियर फ्रेंड्स उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यस, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जितने भी दूसरे सभी टैक्सेस है दोस्तों वो कहलाए जाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स, यस। एंड you know what the best part is, that with effect from 1/7/2017, पता है क्या हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। जितने भी ये इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने लिखे हैं, ओके, एक्सेप्ट अ सर्टेन पार्ट ऑफ कस्टम्स, जैसे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है, उसको छोड़ के, ठीक है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने ऊपर लिखे हैं, एक्साइज, सर्विस टैक्स, सीएसटी, राइट, वैट, वो सब माय डियर फ्रेंड्स वो सब समा गए, क्या बेटा, समा गए जीएसटी के अंदर। एब्सोल्युटली राइट माय डियर फ्रेंड्स, ओके, वो जीएसटी के अंदर समा गए, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि वो सब टैक्सेस अब एग्जिस्ट नहीं करते, और उसके बदले कौन सा टैक्स एग्जिस्ट करता है माय डियर फ्रेंड्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एब्सोल्युटली माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बात हुई विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सेस की, व्हाट आर टैक्सेस। अब दोस्तों जीवन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सर डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, और उन दोनों के बीच में फर्क क्या है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, राइट। डीटी वीजा वी आईडीटी, ठीक है।
तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं आईडीटी को, राइट। पर उसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या जीवन में आपने कभी भी जीएसटी पे किया है? बताओ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बताओ, राइट। तो दोस्तों आई एम श्योर आपने 100% बोला होगा यस सर। तो अगर मैं आपको पूछूं कहाँ, तो आप बोलोगे सर मूवी देखते वक्त, सर आपने आपका कोचिंग लेते वक्त, सर रेस्टोरेंट में जाते वक्त, ये सब जगह तो लगता है सर जीएसटी, राइट। तो मैंने पे किया है जीएसटी सर, राइट। दिस इज व्हाट जनरली अ लेमैन आंसर्स। यस दोस्तों, याद रखना आज से आपकी लेमैन की जो जर्नी है वो होती है खत्म, और एक प्रोफेशनल की जर्नी होती है शुरू। ऐसे बकवास आंसर बेटा जीवन में कभी मत देना। ओके सर क्यों सर, पर हम लोगों ने तो जीएसटी पे किया और आपने वही पूछा। दोस्तों उसी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, धैर्य रखो, शांत। ओके शांत मेरे दोस्त, शांत। ओके तो दोस्तों व्हाट डू आई मीन बाय दैट, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ओके दोस्तों, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो मैं इसको दो एस्पेक्ट्स में समझाना चाहता हूँ, ठीक है। एक है विथ रिस्पेक्ट टू लेवी और दूसरा है विथ रिस्पेक्ट टू बोन। ओके लेवी का हिंदी में अर्थ होता है वेरी सिंपल, कि आज किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे द टैक्स, राइट। और बोन का मतलब ये होता है कौन फाइनली वो टैक्स अपने जेब से पे करता है। ओके तो लेवी का मतलब वो पर्सन जिसने कोई गुनाह किया है कोई लॉ के तहत, और उसके तहत लॉ ने उसे फंसा दिया है कि तूने ये गुनाह किया है तो तुझे जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है। वो होता है लेवी, कि इस पर्सन पे लेवी है, ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इसने गुनाह किया है तो ये जुर्माना भरेगा, ठीक है। ये डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है। और बोन का मतलब क्या होता है, फाइनली किसके जेब से ये टैक्स जा रहा है। तो दोस्तों जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उस केस में मैं क्लासिक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स। ओके एग्जाम्पल ये कि फॉर एग्जाम्पल आज लेट्स से आप गए ज़ारा में, राइट। ज़ारा H&M ये सब स्टोर्स है बेटा जहाँ पे क्या है आप कपड़े खरीदते हो। ओके तो ज़ारा के स्टोर में गए हो आप, ओके और आपको एक शर्ट पसंद आ गई। तो आज दोस्तों डू यू रियलाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़ारा ने एक्चुअली सप्लाई किया है किसका, गुड्स का। ओके लेट्स से टू मिस्टर केस, जो मैं हूँ, ठीक है, परफेक्ट, यस। तो आज दोस्तों याद रखना जीएसटी के पर्सपेक्टिव से, जीएसटी लॉ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो टैक्सेबल इवेंट है, ओके यानी कि जो गुनाह है वो क्या है, सप्लाई। सप्लाई किसका, ऑफ गुड्स और सर्विस। ओके और फाइनली जो टैक्स है वो क्या है, जीएसटी। तो दोस्तों आज अगर आपने जीएसटी लॉ के तहत टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर किया, यानी कि आपने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस करने का गुनाह किया है, तो याद रखना आपको जो टैक्स लगेगा वो कौन सा लगेगा माय डियर फ्रेंड्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली माय डियर फ्रेंड्स। ओके आई होप आप समझ गए हो इशारा किस बात की तरफ है, ठीक है। तो आज दोस्तों सिंपल सी बात है, ओके अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो जो लेवी है वो ज़ारा और मेरे बीच में, किसके बीच में होगा दोस्तों, ज़ारा, क्योंकि ज़ारा ने गुनाह किया है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस करने का, तो ज़ारा ही टैक्स पे करेगा, किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। बट सिंस इनडायरेक्ट टैक्स के पास ये फैसिलिटी है कि जिस पर्सन पे भी लेवी होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो अपना बर्डन शिफ्ट कर सकता है अपने कंज्यूमर पे। सिंपल सी बात है, वो बर्डन शिफ्ट कर देता है। और ज़ारा फॉर एग्जांपल 100 रुपये का अगर वो शर्ट है, जीएसटी अगर 10 रुपया है फॉर एग्जांपल, तो वो 110 बिलिंग करेगा। और जो बायर है यानी कि मिस्टर केस, वो क्या करेगा, सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, वो 110 दे देगा ज़ारा को, ज़ारा अपने पास रखेगा 100 रुपया और 10 रुपया दे देगा गवर्नमेंट को। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, यस।
तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि लेवी है ज़ारा पे, जो सेलर है या सप्लायर है टू बी वेरी प्रिसाइज of those goods, or finally the person who's bearing the burden of tax is the buyer of that goods or service. ठीक है, यस, इसे बायर भी कह सकते हैं, इसे कंज्यूमर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर के नाम में ही है क्या, कंज्यूमर, टैक्स के बोझ तले मर, एट द एंड ऑफ द डे तेरा ही जेब कटेगा, याद रखना, अब बेटा याद रखना। ओके, आई होप दैट मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में हमेशा कौन टैक्स का बर्डन बोन करेगा, तो वो है बायर, वो है कंज्यूमर, उसी का जेब हमेशा कटेगा, उसी का जेब हमेशा कटेगा, समझा ना, किसका कटेगा, बायर का, क्या बेटा, जेब। ओके, गॉट इट। और कौन हमेशा किस पे हमेशा लेवी होगा, सप्लायर पे, क्योंकि उसने गुनाह किया है सप्लाई करने का, ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विस। तो आज गवर्नमेंट है ना, किसका गला पकड़ेगा, ज़ारा का, जिस पे लेवी, और ज़ारा वो बर्डन शिफ्ट कर देगा किस पे, रिसिपेंट। बट एट द एंड ऑफ द डे याद रखना, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सप्लायर की। इसीलिए जब मैं पूछता हूँ ना आपको कि क्या आपने टैक्स पे किया है, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से पूछता हूँ कि क्या आपने टैक्स गवर्नमेंट को पे किया, आंसर इज नो, आपने कभी गवर्नमेंट को पे नहीं किया, राइट, आपने सप्लायर को पे किया और सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे किया, समझा। तो जब भी बोलता हूं मैं क्या, हैव यू पेड टैक्स, इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैव यू पेड इट टू गवर्नमेंट, आंसर इज नो, यू हैव नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। तो दैट मीन्स द टैक्स इज नॉट लेविड ऑन यू, यू हैव जस्ट बोन द बर्डन ऑफ टैक्स। आपने टैक्स को सिर्फ भोगा है, आपके जेब से सिर्फ कटा गया है, आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, दिया है किसने, सप्लायर ने, जिसने सप्लाई करने का गुनाह किया है, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। ओके, तो याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स ही ऐसा टैक्स है वेयर यू कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स टू द कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स में माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, ओके, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आता है लेवी और बोन का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, लेवी जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं ज़ारा का ही एग्जांपल, ओके, तो ज़ारा का एक पीएनएल बनेगा, ठीक है, जहाँ पे सिंपल सी बात है, इनका यहाँ पे सेल्स होगा और यहाँ पे उनका परचेजेस होगा, ठीक है, और फाइनली उनका नेट प्रॉफिट आएगा, और वो नेट प्रॉफिट पे लगेगा आपका इनकम टैक्स, लेट्स से एट द रेट 30%, ठीक है। तो आज फॉर एग्जांपल लेट्स से उनका 1 करोड़ का क्या नेट प्रॉफिट है, तो 30% यानी कि 30 लाख उनका हो गया क्या, इनकम टैक्स। अब ये 30 लाख इनकम टैक्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल उनके 3 लाख बायर होते हैं, ओके, तो आज वो ऐसा नहीं बोल सकता है हर बायर को, अरे जरा आपका जो भी क्या है वो शर्ट का प्राइस है वो तो आपको देना ही है, जीएसटी तो आपको देना ही, साथ साथ में आपको क्या 10 रुपये इनकम टैक्स भी दे। तो बाहर बोलेगा क्या, पागल है क्या, अबे इनकम तेरा हुआ है भाई, उस पे इनकम टैक्स मैं क्यों दूं, है, अरे तू ही दे भाई, अरे तेरी इनकम पे मैं टैक्स दे रहा हूं, तो मेरी इनकम पे कौन टैक्स देगा, माँ कसम, आर यू गेटिंग इट, यस। और इसीलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या कि भैया जब डायरेक्ट टैक्स की बात आती है तो लेवी ज़ारा पे होगा और बोन भी ज़ारा ही करेगा, यानी कि माय डियर फ्रेंड्स ये 30 लाख जो है वो ज़ारा के ही जेब से जाएगा, गॉट इट, यस। तो एक्चुअली ज़ारा कितना लेके जाएगा घर, नेट प्रॉफिट जो है 1 करोड़, वो नहीं बेटा, 1 करोड़ माइनस 30 लाख यानी कि 70 लाख ही क्या है, उसका डिस्पोजेबल इनकम होगा, यानी कि ऐसा इनकम जो वो यूज़ कर सकता है, तो उसके पास रहेगा आफ्टर पेइंग टैक्स। गेटिंग इट, यस। आप ऐसे ही समझ लो कि भैया नेट प्रॉफिट में मेरी और गवर्नमेंट की एक पार्टनरशिप है और इतना 30% का पार्टनर है, माँ कसम 30% लेके गया सीधा, ओके, ये केस। तो आज इस केस में लेवी भी कौन करेगा, ज़ारा, बोन भी करेगा ज़ारा। अच्छा, लेवी ज़ारा पे क्यों है, बिकॉज ज़ारा ने ही गुनाह किया है ऑफ अर्निंग इनकम इन द प्रीवियस ईयर विच विल बी असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर, और उसका
जो ये गुनाह है इनकम कमाने का, उस पे जो जुर्माना है इनकम टैक्स देने का, ओके, वो जुर्माना भी माय डियर फ्रेंड्स ज़ारा के ही जेब से जाए। आई होप यू गॉट दैट माय डियर फ्रेंड्स, ओके। और इसीलिए इसे बोलते भी है डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि जो गुनाह करेगा वही टैक्स पे करेगा, जो गुनाह करेगा वही टैक्स पे करेगा, राइट। और इसीलिए इसका नाम भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके। जहां पे एक हिंदी का बहुत बड़ा मुहावरा याद आता है मुझे, क्या? करे कोई और भरे कोई और। यस माय डियर फ्रेंड्स, करे कोई और भरे कोई और, ओके। एक्चुअली वहां पैसा है, इसीलिए इसका नाम भी है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज इनडायरेक्टली इट इज द कंज्यूमर हु इज फाइनली टैक्स्ड, इनडायरेक्टली। समझा? क्योंकि जिस पे लेवी है उसका जेब कट नहीं रहा है, कंज्यूमर का जेब कट रहा है, तो उसका फाइनली कंज्यूमर है कुछ और सर्विस का, ये केस। इसलिए इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स है, बिकॉज इनडायरेक्टली कंज्यूमर इज टैक्स। और यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स है बिकॉज डायरेक्टली, ओके, जिस पे लेवी है उसी का जेब कट रहा है, ये केस है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो डीटी में जो करेगा वही भरेगा, जो करेगा वही भरेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में करे कोई और भरे कोई और, करे कोई और भरे कोई और। आई होप दैट मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स, ओके, यू कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ओके। और दूसरा दोस्तों सिंपल सी बात है, ये एकदम ही क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स है और ये रिग्रेसिव टैक्स है। सर प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि भैया जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, ओके, आपका टैक्स का स्लैब रेट बढ़ेगा। आपको 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, जो भी क्या है आपका स्लैब रेट होगा, उस हिसाब से आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। और आपका टैक्स बढ़ेगा जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा। और रिग्रेसिव क्या है कि भैया आज मुकेश अंबानी से लेके उसके चपरासी तक, ठीक है, कोई भी अगर पार्ले जी खरीदने जाएगा तो भैया उसको उतना ही इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, यानी बड़े से बड़े का लेकर छोटे से छोटे तक रिग्रेसिव। क्या बेटा? रिग्रेसिव, सबको एक ही टैक्स लगेगा, ओके, दैट्स इट। तो ये दोस्तों क्या है, 3 पॉइंट्स थे माय डियर फ्रेंड्स। पहला था अपना ये लेवी और बोन वाला, ठीक है। दूसरा अपना था बर्डन शिफ्ट होता है कि नहीं उसका, और तीसरा रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, ओके। क्या आपको ये लिखने की ज़रूरत है? ओके, एज सच नहीं है दोस्तों। आपको लगता है कि आपके बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो आप लिख सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन राइट इट डाउन फॉर योर रेफरेंस, अदरवाइज इट्स फाइन, ओके, यू कैन जस्ट रिमेंबर इट, ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स अप टू यू माय डियर फ्रेंड्स, ओके। हाँ, जहाँ जहाँ मुझे लगता है ना कि ये तो लिखना ही है भाई, मैं स्पेसिफिकली आपको बता भी दूंगा, ओके, अदरवाइज डेफिनेटली टेंशन घेबू नका, ओके। यस, व्हाट यू कैन डू इज मैक्स राइट व्हाट इज टैक्स का डेफिनेशन एंड डीटी एंड आईडीटी का ये जो पहला पॉइंट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और वो आपको क्या है पता होना ही चाहिए, ओके, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, व्हाट इज टैक्स का डेफिनेशन खत्म होता है, ठीक है। एंड साथ साथ में हम ये भी समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ओके। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा केस है कि HUL है, ओके। HUL अपने बायर को लेट्स से कोई गुड्स बेच रहा है, ठीक। और हुआ ये है कि उस गुड्स पे एक्चुअली जीएसटी का रेट जो एप्लीकेबल है वो है 10%, ओके। ऐसा कोई रेट नहीं है जीएसटी का ऐसा, बट मैं सिर्फ थियोरेटिकल पर्पस के लिए ले रेट 5%, 12%, 18 और 28 ही है, और नील रेट दूसरा, ठीक है। अभी के लिए वही समझो आप, ठीक। तो आज दोस्तों HUL जो है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, वो अपने बायर को, ओके, इनवॉइस जो है वो कैसे रेज करता है भैया, सेलिंग प्राइस 1 लाख, ठीक है। अब होता क्या है, उसको 6 महीने बाद एक नोटिस आता है कि भैया आपने तो क्या है, ओके, ये 1 लाख पे तो टैक्स पे किया ही नहीं, ठीक है, आपको तो टैक्स पे करना चाहिए था, क्यों नहीं पे किया? तो गवर्नमेंट बोलता है इस पे टैक्स पे करना है। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ तेरा गुड्स टैक्सेबल गुड्स है, उस पर बाकायदा, ओके,
जीएसटी एप्लीकेबल है 10%, ठीक। तो मुझे वो 10,000 तूने क्यों नहीं दिया अब तक भाई? एचयूएल बताओ, शो मी द कॉज दैट व्हाई यू हैव नॉट पेड द टैक्स। आज क्वेश्चन यही है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर एचयूएल भूल जाता है, ओके, इफ इट फॉरगेट्स टू चार्ज जीएसटी टू द बायर, तो क्या वो ऐसा बोल सकता है क्या गवर्नमेंट को, अरे सॉरी सॉरी हाँ भाई मैं भूल गया इसीलिए मैंने पे नहीं किया, सॉरी, और मुझे अगर नहीं मिला है बायर से तो मैं भी तेरे को कैसे दूँ, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, यस। तो गवर्नमेंट बोलता है नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, समझ, ऐसा नहीं होता। ओके, तूने अगर क्या है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस करने का गुनाह किया है ना तो खत्म बात। गुनाह तूने किया है तो भैया जुर्माना भी गवर्नमेंट को तुझे ही पे करना पड़ेगा। अब तू बायर से वो पैसा वसूल करता है या नहीं करता ये मेरा नहीं, ये तेरा प्रेरोगेटिव है, ये तेरा क्या है बेटा लुकआउट है, ये तू देख। ओके, ये मैं नहीं देखूंगा, मुझे तो पैसा चाहिए, सिंपल। और वो पैसा टाइम पे नहीं मिला तो मैं ब्याज के साथ तुझ पे पैसा मांगूंगा, एज सिंपल एज दैट। तो एक चीज हमेशा याद रखना क्या, कि जिस इंसान पे लेवी होता है टैक्स गवर्नमेंट को वही पे करता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में भी अगर वो क्या है रिसिपेंट से लेट्स से फॉर सम रीजन पैसा कलेक्ट करना भूल जाता है, जीएसटी कलेक्ट करना भूल जाता है, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, उसको तो गवर्नमेंट को जीएसटी देना ही पड़ेगा, अपने जेब से तो अपने जेब से सही, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार बच्चे पूछते हैं सर तो यहाँ पे तो लेवी, ओके, ऐसा हो गया सेलर पे हुआ, लेट्स से ज़ारा पे, और बोन भी क्या है सेलर नहीं किया है, लेट्स से ज़ारा नहीं, सर ये तो फिर इनकम टैक्स होगा, ये तो डायरेक्ट टैक्स होगा, ऐसा होगा ये तो, राइट, डायरेक्ट टैक्स जैसा हो गया ना यहाँ पे फीचर, राइट। आंसर इज नो बेटा, आंसर इज नो। ये कैसे डायरेक्ट टैक्स हो गया बेटा, समझो आप, इनडायरेक्ट टैक्स में फीचर है कि आप बर्डन शिफ्ट कर सकते हो, आप वो बर्डन शिफ्ट करते हो कि नहीं ये क्लियरली आप यानी कि सप्लायर पे ही डिपेंड करता है, ये चीज़ याद रखना। तो आज इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी में ये फीचर है कि यू कैन शिफ्ट द बर्डन, यू शिफ्ट और यू डू नॉट शिफ्ट, इट इज सप्लायर्स प्रेरोगेटिव। बट इन इनकम टैक्स विच इज अ डायरेक्ट टैक्स you don't have that option only, so you will have to bear the burden, the person who's done the crime of earning income will have to pay the tax, you cannot shift the burden। तो एक में फीचर अवेलेबल है एक में है ही नहीं। अच्छा, जिसमें फीचर अवेलेबल है उसमें आप एज अ सप्लायर वो एक्सरसाइज करते हो कि नहीं, ये आपका डिसीजन मेकिंग है, किसी और का नहीं। आपको करना है तो करो, ना करना है तो मत करो, एट द एंड ऑफ द डे वो रहेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स ही, और गवर्नमेंट आपका ही गला पकड़ेगा, समझा, कि चल टैक्स दे, चल टैक्स दे, गॉट इट, यस माय डियर फ्रेंड्स, बस इतनी ही क्या है, ओके, मुझे गलत फहमी आपकी सुलझानी थी, ओके चलो। अब दोस्तों बहुत ज़रूरी है क्विकली ये जानना कि चलो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स तो हम लोग समझ गए, ठीक है, बट ये किसको जाएगा? सर गवर्नमेंट को ही जाएगा, और किसको जाएगा? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है कि गवर्नमेंट को ही जाएगा भाई? ओके, और ये भी कहाँ लिखा है कि कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज हम लोग जो है बेटा याद रखना, ओके, हमारा एक फेडरल सिस्टम है जहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, ओके, इस तरह से फंक्शन करते हैं हम लोग। तो कौन से टैक्सेस किसको जाएंगे ये कहाँ लिखा है भाई, कहाँ लिखा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो दोस्तों ये लिखा है कहाँ पे, आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यस, जहाँ पे दोस्तों आपने अपने बचपन में तू जब छोटा था, बड़ी शरारत करता था, छोटी चड्डी पहनता था, तब तुझे समझाया जाता था, सिविक्स करके एक चैप्टर था उसमें, ओके, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 is basically your union list, state list, concurrent list, याद आवे छे? Yes. यूनियन लिस्ट के अंदर मैटर्स कंसर्निंग सेंट्रल गवर्नमेंट,
मैटर्स कंसर्निंग स्टेट गवर्नमेंट एंड मैटर्स कंसर्निंग बोथ। ठीक है, डन। इसके अंदर दोस्तों गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस दिए, जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे कि सर्विस टैक्स, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, जैसे कि सीएसटी। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की झोली में डाल दिए, बिकॉज ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को खर्चे भी बहुत बड़े पैमाने पे करने पड़ते हैं, फाइनेंस। ओके ओके। स्टेट है तो स्टेट को कौन से टैक्सेस दिए? स्टेट को दिया वैट, स्टेट को दिया लग्जरी टैक्स जो होटल्स वगैरह पे लगता था, स्टेट को दिया एंटरटेनमेंट टैक्स जो थिएटर वगैरह पे लगता था, ये सब। ठीक है, तो आज माय डियर फ्रेंड्स ओके, ये स्पेसिफिकली आर्टिकल 246 में लिखा गया था क्या, कि भैया किस स्टेट को कौन सा, किस स्टेट या किस सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स जाएगा। तो ये बकायदा लिखा है कहीं पे, मनगढ़ंत कहानियां नहीं है बेटा, समझा? यस ओके। अब ये समझना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो प्रीवियस टैक्स लॉस थे, ठीक है, उसमें ऐसी क्या डेफिशिएंसीज रह गई थी जो जीएसटी में अभी नहीं है, राइट? ये समझना बहुत ही आवश्यक है, बिकॉज जब तक हम लोग उसका शॉर्टफॉल जो है वो नहीं समझ पाएंगे, हम लोग अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि जीएसटी कितना डेवलप्ड सिस्टम है, और जीएसटी में अभी वो सभी गलतियां जो प्रीवियस टैक्सेशंस में होती थी वो अब नहीं होती है, राइट? इतना अमेजिंग तरीके से दोस्तों जीएसटी को क्राफ्ट किया गया है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट माय डियर फ्रेंड्स कि क्या गलतियां रह गई थी प्रीवियस टैक्स लॉस के अंदर। आर यू गेटिंग इट? यस, लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गो। ओके, चलो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं सेल्स टैक्स। ठीक है, सेल्स टैक्स एक्चुअली पुनर्जन्म था किसका? वैट का। तो वैट के पहले क्या था? सेल्स टैक्स। तो मैं एक हायरार्की समझा देता हूँ, सेल्स टैक्स, वैट, जीएसटी। ओके, सेल्स टैक्स, वैट और जीएसटी। अच्छा, सेल्स टैक्स लगता कब था? वेरी सिंपल, जब भी आप करते हो क्या, सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट। ठीक है, तो सप्लायर रिसिपेंट को सेल्स टैक्स चार्ज करता था, लेट्स से 100 रुपया उसका गुड्स का अमाउंट है, प्लस 10% 10 रुपया सेल्स टैक्स। रिसिपेंट से वो ले लेता था 110, अपने पास रखेगा 100, और 10 रुपया दे देगा स्टेट गवर्नमेंट को, बिकॉज सेल्स टैक्स वाज अ स्टेट टैक्स जस्ट लाइक वैट इज। ओके, परफेक्ट। तो आज माय डियर फ्रेंड्स सेल्स टैक्स फंक्शन कैसे करता था, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ओके, चलो दोस्तों, यस। ओके, तो आज दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या, ओके, पहला है मैन्युफैक्चरर, फिर है होलसेलर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। ठीक है, तो आज दोस्तों ओके मैन्युफैक्चरर की बात करें तो सिंपल सी बात है, आज मैन्युफैक्चरर को ओके गुड्स बनाने का कॉस्ट कितना है? लेट्स से 1000। ओके, पर बेटा आज कॉस्ट पे तो नहीं बेचेगा ना, क्योंकि अगर कॉस्ट पे बेच दिया तो अपनी बीवी के लिए कैसे लाएगा कंगन? अरे नहीं ला पाएगा बेटा। ओके, तो इसीलिए वो ऐड करेगा क्या, प्रॉफिट मार्जिन एट द रेट लेट्स से 20%। ओके, तो वो हो जाता है 200, तो यहाँ पे हो जाएगा 1200। ठीक है, प्लस उस पे लग जाएगा सेल्स टैक्स एट द रेट 10%, यानी वो हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा 1320। Now that, my dear friends, will be clearly what? Correct. Okay. The price, I'm so sorry, cost to wholesaler. Okay, word use देखना क्या किया मैंने, cost to wholesaler। ठीक है, yes। होलसेलर अभी क्या करेगा दोस्तों, होलसेलर को अगर क्या गुड्स चाहिए मैन्युफैक्चरर से, तो उसको बकायदा, बकायदा बेटा अलकायदा नहीं रहेगा उठी, ओके, बकायदा 1320 ओके होलसेलर पे करेगा मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर ओके क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स अपने पास रखेगा सेलिंग प्राइस 1200, और 120 जो है वो अर्पण कर देगा किसको बेटा? गवर्नमेंट को, बिकॉज वो सेल्स टैक्स है, और सेल्स टैक्स बेटा मैन्युफैक्चरर की अमानत नहीं है। आर यू गेटिंग इट? यस। तो मैन्युफैक्चरर माय डियर फ्रेंड्स ओके स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा कितना? 120। कितना बचा? 1
20। ओके यस चलो। अब होलसेलर सिंपल सी बात है, उसकी कॉस्ट है कितनी 1320, क्योंकि उसके जेब से कितना गया था 1320, तो उसी को कॉस्ट का बेस रख के वो क्या है आगे प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा 20% यानी कि 264। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। ओके सेलिंग प्राइस 1584 प्लस सेल्स टैक्स जो है एट द रेट 10% 158, ठीक है। कॉस्ट टू रिटेलर 1742, ठीक है परफेक्ट। रिटेलर जो है वो 1742 दे देगा होलसेलर को, होलसेलर अपने पास रखेगा 1584 और 158 जो है दोस्तों वो दे देगा गवर्नमेंट को। ओके तो आज दोस्तों होलसेलर अगर क्या है स्टेट गवर्नमेंट को जमा करेगा, कितना जमा करेगा 158। ओके कीप द चेंज, ठीक है। नेक्स्ट इज रिटेलर का कॉस्ट बन जाएगा 1742 प्लस प्रॉफिट 20% ही लेता हूँ तो हो जाएगा 348। सेलिंग प्राइस हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 2090। ओके प्लस सेल्स टैक्स आ जाएगा एट द रेट 10% की थी 209, तो आज कॉस्ट टू कंज्यूमर हो जाएगा 2299, तो कंज्यूमर दे देगा 2299। ओके किसको रिटेलर को, रिटेलर अपने पास रखेगा 209 और 209 जो है यानी कि ओके सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, ये अमाउंट वो ऑब्वियसली क्या है गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है। तो आज माय डियर फ्रेंड्स मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई ओके टोटल अमाउंट जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा हुआ है वो कितना है रे बंधु, वो कितना है, वो है बेटा 487। ओके वो है क्या बेटा 487। यस माय डियर फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए हो कि इशारा किस बात की तरफ है, ठीक है। परफेक्ट 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 ओके डन, ये चीज़ है। अच्छा इसको बेसिकली आप ऐसे ही गिनो कि 2300 का ही रेट है इसका। ओके यस तो अंडरस्टैंडिंग में और बेहतर होगा, 1 रुपया ऐसे ही बस मैं बढ़ा रहा हूँ जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 229 फिगर थोड़ा ईजी नहीं होता है याद रखने के लिए। तो आज दोस्तों आपको लगेगा सब 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 सही तो जा रहा है यार, अरे सब सही तो जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है सर, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो अगर आप गौर से देखेंगे ना देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके एंड लेट मी शो यू द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम हियर माय डियर फ्रेंड्स इज कि अगर आप गौर से देखेंगे 1320 को तो उसके अंदर 120 है। ओके और वो 120 सेल्स टैक्स है बेटा जो यहाँ पे लग के आया था, और उसी पे आपका प्रॉफिट लग रहा है वो तो ठीक है, बट वो सेलिंग प्राइस का पार्ट बनता है और वो सेलिंग प्राइस पे ही लगता है वापस क्या सेल्स टैक्स। तो डू यू रियलाइज 1584 के अंदर एक्चुअली ये 120 समाया हुआ है और इसीलिए यहाँ पे लग रहा है टैक्स पे टैक्स और इसीलिए आपका प्राइस इन्फ्लेट हो रहा है। इस मेथड को बोलते हैं क्या बेटा कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा कैस्केडिंग इफेक्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स ठीक है कैस्केडिंग इफेक्ट समझा। यस जहां पे लगता है क्या बेटा टैक्स पे टैक्स। ओके अगर आप देखोगे दोस्तों 1742 को, ठीक है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक है 158 प्लस दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 120 भी आएगा बिकॉज ये 1742 कहाँ से आया यहाँ से, वो कहाँ से आया यहाँ से, और ये कहाँ से आया यहाँ से। तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स इसके अंदर ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 1742 के अंदर ऑलमोस्ट 278 रुपीज़ यानी ऑलमोस्ट 300 रुपया इसके अंदर सिर्फ क्या है टैक्स, जो फाइनली प्रॉफिट ऐड होके सेलिंग प्राइस में आता है और उसमें वापस क्या लगता है माय डियर फ्रेंड्स टैक्स पे टैक्स। तो यहाँ पे दोस्तों अगेन हो रहा है क्या बेटा कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्स पे टैक्स। और ये जितना लंबा चेन होगा राइट, जितना डिस्ट्रीब्यूशन का चेन लंबा होगा उतना ज़्यादा कैस्केडिंग होगा, उतना ज़्यादा प्राइस इन्फ्लेट होगा और उतना ज़्यादा पैसा कंज्यूमर को देना पड़ेगा। पर कंज्यूमर भी दोस्तों याद रखना इज़ द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। वो भी क्या करेगा सबसे अच्छी चीज़ सबसे सस्ते दाम में खरीदने की कोशिश करेगा। तो उसने जब इंक्वायरी शुरू की यही गुड्स की इंटरनेशनल मार्केट्स में कि अगर हम लोग इसको इम्पोर्ट करते हैं तो कितने में पड़ेगा, तो उसे सेम चीज़ दोस्तों पड़ रही थी 2000 रुपये में। यस तो ऑब्वियसली उसके लिए वायबल था कि वो बाहर से गुड्स मंगाए और ना कि अपने रिटेलर के पास से खरीदे, बिकॉज
उसकी क्लियरली यहाँ पे 15% की बचत होती है, माँ कसम। तो क्यों यहाँ से खरीदे, वो बाहर से ही खरीदेगा, ठीक है। और यही चीज क्या बहुत लोगों में क्या है प्रचलित होगी कि यार डोमेस्टिक गुड्स आर मोर एक्सपेंसिव देन द इंटरनेशनल गुड्स, तो चलो इंटरनेशनल से ही मंगाते। तो धीरे धीरे क्या है डिमांड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में शिफ्ट हो रहा था। अब इससे होता क्या है, डोमेस्टिक का डिमांड घट जाता है, जिससे जो डोमेस्टिक के जो टैक्सेस है वो भी इम्पैक्ट करते हैं। बिकॉज अगर सप्लाई ही नहीं होगा, अगर सेल ही नहीं होगा, तो टैक्स कहाँ से आएगा, कहाँ से इनडायरेक्ट टैक्स आएगा मेरे बंधु। बिकॉज मैन्युफैक्चरर नहीं बेच पाएगा होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को, तो कहाँ से कोई भी सेल्स टैक्स लगेगा, लगेगा ही नहीं। और इसीलिए दोस्तों clearly government could see that it's not just that the demand is getting lower, this is significantly impacting the economy। और इसीलिए फिर गवर्नमेंट ने कड़े निर्णय लिए और फाइनली डिसाइड किया कि भैया ये चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमको पक्का सेल्स टैक्स से अभी पिवट करना पड़ेगा टू वैट। यस माय डियर फ्रेंड्स, वैट क्या है दोस्तों, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। क्या है माय डियर फ्रेंड्स, वैल्यू एडेड टैक्स। इज दैट वेरी क्लियर, परफेक्ट, ठीक। अब दोस्तों वैट कैसे डिफरेंट है सेल्स टैक्स से, वो जानना भी बहुत ही ज्यादा क्या बेटा आवश्यक, क्या बेटा आवश्यक। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो आज वैट जो है माय डियर फ्रेंड्स, ओके सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर माल बेचेगा किसको, होलसेलर, होलसेलर रिटेलर, रिटेलर कंज्यूमर, ठीक। तो आज दोस्तों मैं वही नंबर्स ले रहा हूं जो मैंने ऊपर लिए थे, बट इट्स जस्ट दैट ओके कि यहाँ पे कंप्यूटेशन थोड़ा अलग होगा। एंड सिंस मैं ऊपर वाले जो नंबर्स है, ऊपर के जो प्रॉफिट मार्जिन है वही लूंगा, आपको क्लियरली ये क्या है पता चल जाएगा दोस्तों कि कहाँ चीजें डिफरेंट हो रही है। एंड यू विल बी इजीली एबल टू कार्व आउट कि यार दिस इज हाउ वैट सिस्टम is beneficial and this is how the entire cascading effect my dear friends was removed from the system। okay, चलो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे भी क्या है, मैन्युफैक्चरर है तो उसका कॉस्ट कितना है रे भैया, 1000। ओके, बीवी को कंगन चाहिए 20%, 200 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना है बेटा, 1200। वैट आ जाएगा कितना, 10% की थी 120, ये होनार की थी 1320। एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स, माइंड यू यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है प्राइस टू होलसेलर, ठीक है। यस ओके, तो याद रखना ये यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया था, कॉस्ट टू होलसेलर, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, प्राइस टू होलसेलर। आई होप दैट डज मेक सेंस, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, डन। अब यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स सीन ये है कि आज जो होलसेलर था ना माय डियर फ्रेंड्स, ओके, उसको अगर गुड्स चाहिए मैन्युफैक्चरर से तो उसको कितना देना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को, तो भैया आपने तो बोला है प्राइस टू होलसेलर 1320, तो उतना ही देना पड़ेगा। यस, उतना ही देना पड़ेगा, 1320 ही देना पड़ेगा, ओके। जिसमें से ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर देगा, 120 रुपया दे देगा, सिंपल। क्योंकि वो वैट का जो अमाउंट उसने कलेक्ट किया होलसेलर से उसकी अमानत नहीं, तो जो भी कलेक्ट किया दे दिया, ठीक है, डन। अब क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, सर पर पहले जब हम लोग सेल्स टैक्स करते थे सर तो उसमें तो सेम ही होता था सर, यहाँ पे भी 1320, ओके यहाँ पे भी 1320, तो सर ये चेंज कहाँ हुआ सर, आपने तो बोला सर सेल्स टैक्स से वैट में सब चेंज हो जाएगा। हाँ बेटा सब चेंज होगा, बट चेंज तब दिखाई देगा जब आपको दिक्कत आना शुरू हुई, और दिक्कत आना आपको बेटा यहाँ से शुरू हुई है, क्योंकि कैस्केडिंग भी यहाँ से शुरू हुआ है। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अब यहाँ पे कैस्केडिंग होता है या नहीं। दोस्तों अब जब होलसेलर की बात आई ना कॉस्ट लिखने की, राइट, तो सिंपल सी बात थी, होलसेलर लिख ही रहा था अपना कॉस्ट, क्या 1320। फिर गवर्नमेंट ने उसे वहां के वहां पकड़ लिया कि ना ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ना मत लिख, मत लिख, मत लिख, मत लिख,
साले मत लिख यहाँ पे ऐसा, सॉरी मत लिख यहाँ पे ऐसा, मत लिख मत। ओके, तो होलसेलर ने बोला अरे धोंडू जस्ट चिल, अरे चिल, इतना क्या हो गया, ठीक है चल मिटा दिया तेरे कहने पे मैंने 1320, पर मैं 1320 ही लिखूंगा ना, अरे मैं 1320 ही लिखूंगा ना भाई, और क्या लिखूं बताओ, अरे और क्या लिखूं बताओ भाई आप, सिंपल सी बात। तो गवर्नमेंट ने बोला तू लिख 1200, तू क्या लिख 1200। तो आज देख यार, होलसेलर बोलेगा देख भाई मेरे जेब से कितना गया, इतना, तू मेरे को कॉस्ट लिखने को बोल रहा है इतना, 120 क्या तेरा पाप देगा, हाँ, योर फादर विल गिव, नॉनसेंस, कहां से रिकवर करूंगा ये 120 अगर मेरे कस्टमर से नहीं करूंगा तो, राइट, कहां से करूंगा बता। तो गवर्नमेंट बोलता है मैं तुझे वो पैसा दूंगा, गवर्नमेंट बोलता है मैं तुझे वो पैसा दूंगा, टेंशन घेऊ नका, डोंट टेक टेंशन, समझू ने, यस। तो ठीक है, होलसेलर ने बोला ठीक है बस 122 देगा ना गवर्नमेंट, ठीक है, तो मैं 1200 लिखने के लिए रेडी हूं, पर ये तो बता 1200 लिखवा क्यों रहा है यार। ओके, होलसेलर ने गवर्नमेंट से पूछा, तो गवर्नमेंट ने बोला अरे पगले, तू यहाँ पे वापस अगर लिख देगा 1320 तो होगा क्या, इसके अंदर है 120 जो क्या है वैट का अमाउंट है, अभी यही कल उठ के प्रॉफिट के बाद सेल्स प्राइस में आएगा, वही सेलिंग प्राइस के बाद वापस उस पर लगेगा वैट, तो लग गया ना वापस वैट पे वैट, तो लग गया ना बेटा कैस्केडिंग इफेक्ट। तो वही कैस्केडिंग इफेक्ट को बचाने के लिए कि वो ना हो, हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि कॉस्ट में कोई भी अंश ना रहे वैट का, कोई भी अंश ना रहे तेरे इनपुट वैट का। इनपुट वैट क्यों नाम दिया है इसका, क्योंकि तूने जो कॉस्ट लिखा है वो कॉस्ट क्यों लिखा है, बिकॉज तूने वो परचेज किया, तो परचेज करते वक्त तूने जो भी तेरे जेब से टैक्स पे किया है, परचेज करते वक्त तूने जो भी तेरे जेब से टैक्स ओके पे किया है, सिंपल सी बात है वो टैक्स तेरे कॉस्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका रिम्बर्समेंट मैं तुझे दे रहा हूँ, बस तेरा वो कंसर्न था ना वो एड्रेस हो गया। तो अब तू मेरी बात सुन ले, ओके, क्योंकि अगर यहाँ पे 1200 आ गया ना तो फिर उसमें होगा प्रॉफिट ऐड, क्योंकि होलसेलर की बीवी को चाहिए कंगन, ओके, तो वो आ जाएगा 240, सेलिंग प्राइस आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 1440, फिर आ जाएगा वैट माय डियर फ्रेंड्स एट द रेट 10%, 140 for 144, ओके, नेक्स्ट इज प्राइस टू रिटेलर 1584। तो अब रिटेलर को दोस्त होलसेलर से क्या है, माल चाहिए, माल यानी गुड्स चाहिए गाउठी, ओके, तो सिंपल सी बात है उसे देना पड़ेगा कितना 1584। सर अब ये 1584 का होलसेलर क्या करेगा वो बता दो। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा 1440 तो अपने पास ही रखेगा, बिकॉज दैट्स सेलिंग प्राइस एंड दैट इज द अमाउंट दैट ही डिजर्व्स टू कीप इट। आर यू गेटिंग इट? यस, बिकॉज इट्स नथिंग एल्स बट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट? यस, बट 144 में से ओके कुछ सियापा होगा दोस्तों, ओके, और वो सियापा ये है ओके कि आज वो पूरा 144 जब होलसेलर गवर्नमेंट को देने गया, बिकॉज वो वैट का अमाउंट था, तो उसने बोला ठीक है यार, जैसे सेल्स टैक्स में क्या करता था, जो भी टैक्स कलेक्ट करता था गवर्नमेंट को पे कर देता है, टैक्स कलेक्ट करो पे करो, कलेक्ट करो पे करो, कलेक्ट करो पे करो, राइट, क्योंकि टैक्स मेरी अमानत नहीं है, टैक्स मेरी अमानत नहीं है, राइट, यस। तो फिर वो पे करके चला गया चला गया चला गया चला गया चला गया, फिर गवर्नमेंट ने बोला क्या, गवर्नमेंट ने बोला पलट, क्या बेटा पलट, तो मैं पलटा, ओके, और मैं आया गवर्नमेंट के पास और बोला अरे गवर्नमेंट आपने बोला है, आपने बुलाया मेरे को। तो गवर्नमेंट ने बोला यस आई है, बुला हाँ मैंने बुलाया है तेरे को, पलटना भाई, 144 क्यों दिया है तूने मेरे को, नॉनसेंस, ओके। तो उसने बोला अरे टैक्स का अमानत है ना, तो मैं कैसे रख सकता हूँ अपने पास, कमोन यार मैं आपको ही दूंगा ना, राइट। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ बात सही है, वो मुझे ही देना चाहिए, बट सुन ये 144 तूने जो मुझे दे दिया है ना, ठीक है, याद कर मैंने भी तुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे दूंगा 120, तब जाके तू माना था 1200 रुपये कॉस्ट लिखने का, याद है, याद है, यस। तो गवर्नमेंट ने वही बोला कि ये 144 जो तू तेरे कस्टमर यानी कि रिटेलर के जेब से लेकर आया है, उसमें से
ये बात तेरी सही है कि टैक्स तेरी अमानत नहीं है, पर मैं तुझे बोल रहा हूँ कि सिंस मैंने तुझे एक ज़माने में रोका था 120 रुपये लिखने से तेरे कॉस्ट में से, इस 144 में से याद रख, ओके 120 तेरी अमानत है, तू अपने पास उसे रख, क्योंकि वो हक मैंने तुझे दिया है रखने का, और तू मेरे पास सिर्फ 24 रुपया जमा कर। कितना जमा कर? 24 रुपया, राइट? यस। तो 144 में से अपने पास रख 120, मुझे दे 24। 120 अपने पास इसीलिए रख सो दैट तेरे जेब से जो गया था वो तेरे जेब में आ जाए, सो दैट तेरा कॉस्ट नलीफाई हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू द वैट अमाउंट, एंड तू सिर्फ ओके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 1200 ही अपने कॉस्ट में लिखे। ठीक है, तो आज होलसेलर के जेब से ओके 120 गया था जब उसने माल खरीदा था, कहाँ से? मैन्युफैक्चरर से, राइट? और जब उसने फाइनली क्या है ओके 144 उसके जेब में आया, तो गवर्नमेंट ने बोला 144 में से अपने पास रख कितना? 120। तो आज क्या हो गया दोस्त? ये माइनस ये प्लस, तो सिंपल सी बातें हो गया इट्स ओके। तो इस तरह से क्या है होलसेलर को प्रॉपरली समझाया गया। ठीक है, वैसे ही दोस्तों रिटेलर के केस में भी कैस्केडिंग होता था, तो यहाँ पे भी दोस्तों कॉस्ट क्या लिखूंगा? 1584 1584 नहीं बेटा, न नको बाबा नको। ओके, सिंपल सी बात है, 1584 नहीं डालेंगे हम लोग, क्या डालेंगे? बोलो बोलो बोलो, यस 1440, राइट? क्योंकि अगर 1584 लिख दिया तो अगेन क्या है उसके अंदर वैट का अंश होगा, अगेन वो सेलिंग प्राइस में आएगा, अगेन बेटा उस पर लग जाएगा क्या? वैट पे वैट, और हो जाएगा कैस्केडिंग इफेक्ट, और वो ना हो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला अपना कॉस्ट एकदम अनअडल्ट्रेटेड रखो, एकदम प्योर रखो, पवित्र रखो, समझो? ओके, समझ गए आप? ओके, तो ये 20% है, 288 आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सेलिंग प्राइस 1728, वैट एट द रेट 10%, 172 कीप द चेंज। ओके, प्राइस टू कंज्यूमर हो जाएगा 1900। ओके ओके, आज सिंपल सी बात है, कंज्यूमर जो है वो 1900 दे देगा रिटेलर को। ओके, तो कॉस्ट टू कंज्यूमर कितना हुआ? 1900। रिटेलर अपने पास दोस्तों 1728 तो रखेगा, पर जब वो वापस जाता है किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, ओके 172 जब वो पूरा देने जाता है तो याद रखना, याद रखना मेरे दोस्त, ओके कि वो पूरा नहीं देगा, और अगर देगा भी तो गवर्नमेंट बोलेगा 172 में से अपने पास रख कितना? 144। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 28 देते गवर्नमेंट को, दैट्स इट। ओके, 172 में से अपने पास रख 144 और गवर्नमेंट को दे दे 28। ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो आज ये अमाउंट होगा पेएबल, ओके आई एम सो सॉरी, वैट पेएबल इन कैश, दैट इज अ बेटर वे ऑफ राइटिंग दिस। ठीक है, तो इतना मैं क्या गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दूंगा। ठीक है, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अभी एक छोटा सा क्या मैं आपको जादू दिखाता हूँ। ठीक है, यस दोस्तों, आपके सर भी क्या है ओके मैथ्स के मैथमेटिशियन है, मैथ्स के मैथमेटिक्स के मजिशियन है। ओके चलो, मुझे एक बात बताओ, ये टैक्स का नाम क्या है? वैट। वैट का मतलब क्या है? वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, इसका एक स्लोगन देता हूं मैं आपको। ओके, जितना वैल्यू ऐड करोगे उतना वैट भरोगे। ठीक है, वापस बोलो, जितना वैल्यू ऐड करोगे उतना वैट भरोगे। अरे जितना वैल्यू ऐड करोगे उतना वैट भरोगे, उतना वैट भरोगे, अरे उतना वैट भरोगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, ओके कि आज जितना वैल्यू आपने ऐड किया उतना ही आप वैट भरोगे। तो आज मैन्युफैक्चरर ने दोस्तों कितना वैल्यू ऐड किया? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जीरो होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो मैन्युफैक्चरर ये स्टाइलिस का था, राइट? तो आज बेटा आप समझो कि ये पहले कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, जीरो। इसके अंदर डाला होगा मैन्युफैक्चरर ने DM DL OH, राइट राइट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, तो तब उसका वैल्यू जीरो से हो गया कितना? 1000।
और फिर आपने प्रॉफिट ऐड किया 200 रुपये का, राइट, तो वो हो गया 200 और यहाँ पे आ गया 1200। ठीक है, ये केस। तो दोस्तों आज टोटल वैल्यू एडिशन डन बाय मैन्युफैक्चरर इज 1200 एंड विच इज वाई वैट पेड बाय मैन्युफैक्चरर इज ऑल्सो हाउ मच, 120। सिंपल, ठीक है, डन। दूसरा क्या है दोस्तों, वेरी सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल, राइट, एंड दैट इज कि भाई आज होलसेलर जो है, ठीक है, उसने वैल्यू कितना ऐड किया, तो उसने 1200 में खरीदा और 1440 में बेचा, तो उसका वैल्यू एडिशन मात्र प्रॉफिट का ही है। जितना उसने प्रॉफिट उस प्रोडक्ट में ऐड किया है वो उसके एंड से वैल्यू ऐड है वो प्रोडक्ट में। तो आज उसके एंड से वैल्यू ऐड है 240, तो उसने वैट भी कितना भरा, 24। देखा ही छे बेटा। और इसने अपने एंड पे, ओके, यानी रिटेलर ने अपने एंड पे कितना वैल्यू एडिशन किया बताओ, 1728 माइनस 1440 यानी कि प्रॉफिट 288। ठीक है, तो आज 288 का जो वैट है वो कितना है, 28। समझू, अरे बेटा समझू, राइट, ये केस। तो आज मैं तो इतना ही बोलूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि भाई सुन, जितना वैल्यू ऐड करोगे, ओके, उतना वैट भरोगे आप, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, डन है बॉस, डन है, डन है, डन है। ठीक है, तो एक्चुअली अगर आप देखने जाओ तो 0 से लेके, ओके, कितना वैल्यू ऐड हुआ है, 1728 का। तो टोटल वैल्यू एडिशन बाय मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर कितना हुआ है, 1728। तो टोटल वैट भी कितना जमा हुआ है, 172। इसको ऐड करो, 120 प्लस 24 प्लस 28, आपको क्या फिगर मिलेगा, यही मिलेगा बेटा, और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यस। तो जितना वैल्यू ऐड हुआ है उतना ही वैट गवर्नमेंट को मिला है, और जिसने जितना वैल्यू ऐड किया है उसने उतना ही वैट जमा भी किया है, उतना ही किया है, ना कम ना ज्यादा, राइट। एंड इसीलिए, ओके, बस एक लास्ट चीज और कंक्लूड करना चाहता हूं, और वो है ये कि जो भी वैट है, ओके, जो इंडिविजुअली मैन्युफैक्चरर ने, होलसेलर ने, रिटेलर ने जमा किया गवर्नमेंट के पास, याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ओके, कि उन्होंने वो अपने जेब से नहीं दिया, किसी और का जेब कटवा के दिया है, समझा। तो आज मैन्युफैक्चरर ने गुना क्या किया, वैल्यू एडिशन करने का, दैट इज 1200 रुपीज, जिसका वैट बनता है कितना, 120। वो उन्होंने किससे फाइनेंस करवाया है, होलसेलर से। क्यों, क्योंकि होलसेलर को उसने चार्ज किया है 1320, जिसके अंदर 120 है वैट। तो उसने होलसेलर से वैट लेके किसको अर्पण कर दिया, गवर्नमेंट को, राइट। होलसेलर की बात करें दोस्तों तो उसका वैल्यू एडिशन कितना था, 240, तो उसका वैट कितना बनता है, 24, तो वो तो उसे देना ही है गवर्नमेंट को। पर साथ साथ में आप समझो उसने इनपुट वैट भी क्या है, अपने जेब से दिया था, उसको 120 भी रिकवर करना है अपने कस्टमर से। जो भी टैक्स है याद रखना आपको अपने कस्टमर से ही रिकवर करना है, याद रखना। एक तो 24 जो गवर्नमेंट को सीधा देना, और दूसरा ऑलरेडी जो इनपुट वैट दे के आए वो, दोनों टैक्स उसने लगा दिया। 144 किसको, रिटेलर को, रिटेलर से लिया माय डियर फ्रेंड्स 1584, जिसके अंदर 144 इज द वैट अमाउंट, और वो वैट अमाउंट में उसने अपने पास रखा 120 और गवर्नमेंट को दे दिया 24। सिंपल। तो यहां पे भी दोस्तों, डू यू रियलाइज दैट होलसेलर ने अपना वैट 24 रुपया, और मैन्युफैक्चरर का वैट जो उसने भोगा था 120 रुपया, वो उसने रिटेलर से क्या वसूल किया है, 144। एंड लास्ट माय डियर फ्रेंड्स, रिटेलर की अगर बात करें, ओके, तो 172 को 3 भाग में विभाजित करो, 120, 24, 28, तो उसने कितना वैल्यू एडिशन किया, 288 का। उसका 10% कितना होता है बेटा, ऑब्वियसली 28, जो उसे जमा करना है गवर्नमेंट के पास, तो वो कस्टमर को चार्ज करेगा ही, बट उसने भी जो वैट अपने जेब से भोगा है वो भी वो कस्टमर से चार्ज करेगा, दैट इज 120 एंड 24। तो दोस्तों यहाँ पे भी शातिर तरीके से रिटेलर ने जो वैट उसने अपने जेब से भोगा है और जो वैट उसे देना है गवर्नमेंट को, ये दोनों उसने वसूल कर लिया, किससे, कंज्यूमर से। तो मैन्युफैक्चरर ने वसूल किया होलसेलर से, होलसेलर ने अपना और मैन्युफैक्चरर का वसूल किया रिटेलर से, रिटेलर ने अपना
होलसेलर का और मैन्युफैक्चरर का, तीनों का वसूल किया कंज्यूमर से। एंड फाइनली बेटा कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। वो आगे तो बेचने वाला नहीं, वो खुद ही उसे क्या है, वो गुड्स को कंज्यूम कर लेगा, समा लेगा अपने में। तो सिंपल सी बात है बेटा, वही टैक्स भोगेगा। यानी पूरे वैट चेन का जो टैक्स है वो किसके जेब से आया है? कंज्यूमर के जेब से आया है। कंज्यूमर ने पूरा को पूरा वैट जो है फाइनेंस करवाया है। एज सिंपल इज दैट। बिकॉज कंज्यूमर के नाम में ही कंज्यूमर कंज्यूमर टैक्स से बोझ तले मर। समझू ने गौठी? यस। और इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा क्या, अरे बोलो ना यार, कि भाई कोई भी क्या है वैट अपने जेब से नहीं दे रहा है, ठीक है। सब वो फाइनली क्या है बर्डन शिफ्ट कर रहे हैं। और फाइनली जो बर्डन जिसने बोन किया है वो बेटा कंज्यूमर है। बिकॉज ये 1900 के अंदर बेटा 172 है, और ये 172 जो है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, वो कंज्यूमर का जेब कटा है, इसीलिए गवर्नमेंट के जेब में आया है। इसलिए गवर्नमेंट की जेब में आया है। समझा? टोटल 172। बिकॉज यार सिंपल है कि इंग्लिश में कहावत है, वन मैन्स लॉस इज वन मैन्स गेन। तो इट्स द कंज्यूमर हु हैज लॉस्ट, इट इज द गवर्नमेंट हु हैज गेन्ड। एज सिंपल एज दैट। ओके, बस वो जमा क्या है, अलग अलग लोगों ने किया है, दैट्स इट। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। अच्छा, क्या कैस्केडिंग हो रहा है यहाँ पे? नको बाबा नको। इसीलिए बेटा आप क्लियरली देख सकते हो कि जो प्राइस है यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, वो कितना है? कितना है बेटा? प्राइस टू कंज्यूमर कितना है भाई? 1900 ऊपर कितना था? माँ कसम 2300 था ऊपर। अरे 2300 था यार। 2300 से सीधा 1900 आ गया। डू यू रियलाइज दैट कि जो इंपोर्ट मैं कर रहा था 2000 में, अभी बंद कर दूंगा। बिकॉज मुझे 1900 में क्या डोमेस्टिक मार्केट में मिल रहा है, तो बाहर क्यों जाओ अभी मैं? अरे मैंने रिटेलर से, मेरे मैन्युफैक्चरर से ही खरीदूंगा माँ कसम, क्योंकि इतने सस्ते में मिल रहा है वो। क्योंकि अब कैस्केडिंग नहीं हो रहा है। ओके, तो कैस्केडिंग नहीं हो रहा है, वो कैसे देखेंगे आप? यहाँ पे, यहाँ पे चेक कीजिए। यहाँ पे कोई भी आपको क्या है वैट का अंश नहीं मिलेगा। तो कॉस्ट में नहीं है तो सेलिंग प्राइस में नहीं है, सेलिंग प्राइस में नहीं है तो जब सेलिंग प्राइस पे वैट लगता है तो टैक्स पे टैक्स नहीं लगता, टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन ही लगता है। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता था। ओके, और इस तरह से क्या है, वैट में कैस्केडिंग हटा दिया और प्राइस को सिग्निफिकेंटली कम कर दिया, जिसके कारण प्राइस का कॉम्पिटिटिवनेस ओके बढ़ गया, और जिसके कारण पूरा डिमांड जो इंटरनेशनल मार्केट्स में था वो वापस अभी डोमेस्टिक मार्केट्स में आना शुरू हो गया माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन, वी शिफ्टेड फ्रॉम सेल्स टैक्स जैसा घटिया कैस्केडिंग सिस्टम टू वैट जिसमें कैस्केडिंग नहीं होता। And this move was actually initiated by one another, my dear friends, मनमोहन सिंह। बट वेन ही केम अप विद दिस मूव, यहाँ पे स्टेट से बहुत सिग्निफिकेंट उनको एक कॉन्फ्लिक्ट मिल रहा था, एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हो रहा था। बिकॉज आप समझो कि अगर किसी एक बंदे ने ये पूरे रेवोल्यूशन की कीमत अगर चुकाई है तो वो गवर्नमेंट है। बिकॉज गवर्नमेंट के खाते में पहले कितना आता था बेटा? गवर्नमेंट के खाते में पहले आता था 487, और अब गवर्नमेंट के खाते में आता है सिर्फ 172। तो देर इज अ ड्रॉप ऑफ मोर देन 50% ऑफ द रेवेन्यू। सीधा आप समझो ना, 500 से क्या 250 भी नहीं है माँ कसम, उससे भी कम है। ऑलमोस्ट 40% पे आ गया आपका रेवेन्यू। कोई भी स्टेट क्या है हिल जाएगा यार, बोलेगा क्या चल रहा है भाई। पर फिर समझाया मनमोहन सिंह ने, देख भाई अगर ये नहीं करेंगे तो जितना मिल रहा है उतना भी नहीं मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे कोई खरीदेगा ही नहीं, और खरीदार ही यहाँ पे कोई नहीं होगा तो फिर सब बाहर से ही मंगाएंगे। इससे देश को बहुत नुकसान होगा। यहाँ की इकोनॉमी तो ग्रो होगी नहीं, दूसरा हमारा इम्पोर्ट बिल जो है वो क्या है, बढ़ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज लाएंगे कहाँ से भाई? ये चीज़ ठीक है। तो स्टेट्स को मानना ही पड़ा फाइनली इवेंचुअली। एंड दोस्तों, once VAT was implemented, it was accepted widely, and it was a big, my dear friends, boost to the economy. ठीक है। अब दोस्तों वैट हम लोगों ने पूरा समझ लिया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे खत्म होता है कि वैट में कैस्केडिंग नहीं होता। पर सर अगर वैट है, सर्विस टैक्स है, एक्साइज है,
CST, इसमें सही में अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं था तो फिर GST क्यों आया सर, राइट? हम लोग ये टैक्सेस जो है उसी से आगे चीजें कंटिन्यू करते, GST को लाने की क्या आवश्यकता थी? सब सही तो चल रहा है सर, कैस्केडिंग तो हो नहीं रहा है, राइट? बिकॉज जिस तरह से क्या है वैट फंक्शन करता था उसी तरह से सेंट्रल लेवल पे सर्विस टैक्स और एक्साइज फंक्शन करता था ऑन वैल्यू एडिशन, तो कोई दिक्कत नहीं थी सच लाइफ में, ठीक? तो आंसर इज बेटा ऐसा नहीं है, दिक्कत तो थी, ओके दिक्कत तो थी, देयर वर माय डियर फ्रेंड्स deficiencies in VAT, सर्विस टैक्स, एक्साइज एंड CST, जिसके कारण लाना पड़ा क्या, GST। डेफिशिएंसीज थी किसमें, आई एम रिपीटिंग अगेन, वैट, CST, एक्साइज एंड CST, इसके कारण लाना पड़ा GST, ठीक है? अब माय डियर फ्रेंड्स क्या डेफिशिएंसीज थी यहाँ पे, ये जानना है बहुत ही आवश्यक, बहुत ही क्या है आवश्यक माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक्चुअली क्या दिक्कत थी जिसके कारण GST को लाना पड़ा। ओके, आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड्स? कम ऑन, शो मी सम एंथुसियाज्म यार, एंथुसियाज्म दिखाओ थोड़ा, राइट? और लाइफ में ना एकदम एनर्जी के साथ रहने का, ऐसे लूले से नहीं बेटा, ओके? ऐसा थकेले नहीं रहने का, समझा? क्योंकि आप अगर यूनिवर्स को दिखाओगे ना कि यू आर सो हैप्पी विथ योर लाइफ, you want to do something in your life, you are so energetic, you are so enthusiastic, universe will literally show you opportunities, ठीक है? चलो ओके दोस्तों, सबसे पहले क्या है डेफिशिएंसीज देखते हैं इन वैट, कि वैट में क्या दिक्कत हो रही थी भाई, ओके? फिर सर्विस टैक्स में क्या दिक्कत हो रही थी, फिर एक्साइज और CST में क्या दिक्कत हो रही थी, ठीक है? और कैसे वो दिक्कत को रिजॉल्व किया गया और कैसे जन्म लिया GST ने इन द फॉर्म ऑफ डुअल GST मॉडल एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसका खुलासा करेंगे आज के आज। यस तो दोस्तों सीन ऐसा था कि आज फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर है, ठीक है? पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो क्या है, फिर डेफिशिएंसीज देखेंगे। तो ट्रेडर दोस्तों सिंपल सी बात है, क्या गुना करेगा, सेल ऑफ गुड्स करेगा विद इन द स्टेट, ठीक है? तो भैया उसका स्टेट गवर्नमेंट ओके उसके पास आएगा, जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, ओके? तो वो बोलेगा कि भाई तू मुझे टैक्स दे, सिंपल, क्योंकि तू सेल ऑफ गुड्स कर रहा है विद इन द स्टेट, तो मुझे वैट चाहिए। तो आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ट्रेडर के पास मांगेगा और ट्रेडर अपने बायर के पास मांगेगा, ठीक है? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल केस ऐसा है कि ओके लेट्स से 1,50,000 प्लस वैट 15,000, 1,65,000 वो चार्ज करता है अपने बायर को, ठीक है? तो इस तरह से सिंपल सी बात है कि वैट वो चार्ज करेगा और ये गुड्स बेचने के लिए उसने गुड्स खरीदा भी होगा, तो लेट्स से उसने वो परचेज किया है विद इन द स्टेट से ही, ठीक है? तो आज इसका जो सेलर होगा, ये ट्रेडर का सेलर, लेट्स से ये T2 है, तो ये T1 ट्रेडर 1 ने भी उसे वैट चार्ज किया होगा, लेट्स से 1 लाख में खरीदा था, वैट है लेट्स से 10%, तो कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है? तो ये वैट उसके जेब से गया होगा, सिंस ये वैट उसने परचेज के टाइम जेब से पे किया था, इसे इनपुट वैट बोलते हैं, बिकॉज परचेज यानी खरीदा, यानी वो माल अंदर आया, गुड्स अंदर आया, इनपुट, इनपुट, राइट? और सिंस सेल्स का मतलब आउटवर्ड सप्लाई होता है, जहाँ पे गुड्स आपके गोडाउन से बाहर चला जाता है, तो उसे बोलते हैं आउटपुट, आउटपुट, राइट? तो इसे आउटपुट वैट बोलते हैं, ठीक है? यस ओके। तो आज गवर्नमेंट क्या बोलता है भैया, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स का तुझे मिलेगा क्रेडिट, यानी वो तू अपने पास रख, ओके? तो तूने जितना भी जमा किया है कस्टमर से 15,000, वो पूरा मुझे मत दे, तू उसमें से अपने पास इनपुट टैक्स रख और मुझे रिमेनिंग अमाउंट दे दे, ठीक है? और ये रिमेनिंग अमाउंट भी क्या है दोस्तों, आप देखोगे तो वैल्यू एडिशन कितना था, 1.5 माइनस 1, 50,000, 50,000 का 10% इज 5,000, उतना ही उसने मेरे पास जमा किया जितना उसने उस प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड किया था, ठीक है? इसमें कोई डेफिशिएंसीज नहीं है, मैं बस आपको एक कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में बिठा रहा हूँ
कि इस तरह से चीज़ें फंक्शन होती है, राइट। तो याद रखना दोस्तों, ये जेब से जो इनपुट वैट गया था वो भी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को गया था, राइट। और जो आउटपुट है वैट है वो भी क्या है, किसको देना है, एमएसजी को ही देना है। ओके, तो आज दोस्तों सिंपल सी बात है, इनपुट वैट आपको एमएसजी से लेना है और आउटपुट वैट आपको एमएसजी को देना है, ठीक है। अच्छा, आउटपुट वैट क्यों देना है, बिकॉज कस्टमर के जेब से आपने जो भी टैक्स कलेक्ट किया है वो आपकी अमानत नहीं है, तो आपको देना है। बट गवर्नमेंट बोलता है अरे रुक, पूरा मत दे, पूरा 15,000 मत दे, बिकॉज कॉस्ट में तू लिखेगा कि अपनी जो भी कॉस्ट शीट बनाएगा, ठीक है, उसमें तू अपना कॉस्ट कितना लिखेगा, तेरे जेब से तो यहाँ पे 1,10,000 गया था ना, पर तू लिखेगा कितना, एक, क्योंकि 10,000 मैं तुझे क्या है देने का वादा करता हूँ, तो मुझे 10,000 गवर्नमेंट से लेना है बिकॉज वो इनपुट वैट है, और आउटपुट वैट मुझे गवर्नमेंट को देना है। तो 15 में 15,000 देना, 10,000 लेना, तो नेट कितना देना, 5। इस तरह से क्या चीज़ों को रखना, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा क्या है याद रखना, आप जिस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो, जैसे यहाँ पे यू एज अ ट्रेडर वर रजिस्टर्ड विथ हुम, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, प्लीज कीप दिस इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो आप जिस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो, आपके जेब से जो टैक्स गया है, ओके, वो किस गवर्नमेंट को गया है वो बहुत मायने रखता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, वो बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो आप जिस स्टेट के साथ रजिस्टर्ड हो, आपके जेब से जो इनपुट वैट गया है वो उसी गवर्नमेंट के पास गया है जिसके साथ आप रजिस्टर्ड हो, तो उनको आपको इस इनपुट टैक्स का क्रेडिट देने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपने उन्हीं के पास जमा किया, ओके। और इसीलिए वही बोल रहे हैं कि 15 में से अपने पास 10 रख, मुझे 5 दे, बिकॉज मुझे वैल्यू एडिशन पे ही वैट चाहिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, डन। ओके, तो बस एक कंक्लूजन करता हूं कि whenever, okay, the input tax goes to the government where the recipient, okay, is registered, रिसिपिएंट यानी कि जिसने ऑब्वियसली इनपुट टैक्स जेब से दिया है, ठीक है, दैट गवर्नमेंट विल गिव यू आईटीसी, ठीक है। तो इनपुट टैक्स यहाँ पे किसके पास गया था, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के साथ, आप रजिस्टर्ड भी किसके साथ थे, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसीलिए आपको क्या है, उस इनपुट वैट का आईटीसी मिला है, ओके। सर अगर वो नहीं गया होता तो नहीं मिलता ऑब्वियसली, ठीक है, वही हमको अगले चुनिंदा एग्जाम्पल्स में देखना है, ठीक है। चल, तो आज दोस्तों दिक्कत अब से शुरू होगी, ठीक है। दिक्कत ये शुरू हो गई कि भाई जो ट्रेडर था, ठीक है, वो रजिस्टर्ड है विथ हुम, विथ माय डियर फ्रेंड्स महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यस। अब सीन ये है, सीन ये है माय डियर फ्रेंड्स, दैट आपने लेट से खरीदा है गुड्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, लास्ट टाइम ट्रेडर से खरीदा था T1, राइट, अब आप परचेज कर रहे हो फ्रॉम, ठीक है, मैन्युफैक्चरर, पर आप बेच रहे हो विद इन द स्टेट ओनली, योर सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, बेचो किसी को भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, खरीदते किससे उससे फर्क पड़ता है, क्यों, क्योंकि आज ये बंदा, ओके, का परचेज प्राइस आएगा लेट्स से 1 लाख, प्लस सामने वाले ने उसे कोट किया होगा एक्साइज ड्यूटी 10,000। अब दिक्कत ये है कि ये एक्साइज ड्यूटी, मैंने बोला था आपको लिस्ट 1 में आता है, अगर आपको चाहिए, मैं अगर आपको चेक करना है, आपको बिलीफ नहीं है मेरे पे, तो देख लो बेटा, ओके, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्साइज ड्यूटी। तो क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स, ये टैक्स भी किसको जाएगा, ओके, एक्साइज ड्यूटी का टैक्स जाएगा, एक्साइज ड्यूटी का ड्यूटी जाएगा रादर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्चुअली ये ड्यूटी का जो एक्ट का नाम है वो नाम ही था सेंट्रल एक्साइज एक्ट, ऑब्वियसली ये किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, बंधु मेरे बंधु, बंधु मेरे बंधु, ओके, यस, ये चीज़ आप याद रखना प्लीज, ओके। तो हुआ क्या है, हुआ है ये कि आप रजिस्टर्ड हो किसके साथ,
महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास। पर आपका जो ये इनपुट टैक्स है वो किस गवर्नमेंट को गया है? वो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो आपका गवर्नमेंट नहीं है। तो आप अगर आईटीसी मांगते हो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से, तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा अरे पर तूने तो पैसा जमा किया है सेंटर के साथ, राइट? और सेंटर के पास मांगोगे तो वो बोलेगा अरे पर तू तो रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र के साथ, तो जो भी आउटपुट वैट होगा वो तो तू महाराष्ट्र को देगा। तो पैसा लेने मेरे पास आता है पर देने तू महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के पास जाता है। नॉन सेंस, इज दिस फेयर? तो फिर उसमें ट्रेडर नहीं बोला नो। और इसीलिए दोस्तों याद रखना, इस एक्साइज ड्यूटी का आपको नहीं मिलेगा क्या? आईटीसी। ओके, इस एक्साइज ड्यूटी का आपको नहीं मिलेगा आईटीसी, बेटा नहीं मिलेगा आईटीसी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, एंड आई होप आप समझ गए हो कि इशारा किस बात की तरफ है। ठीक है, यस सर। इसका कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा? कॉस्ट पे इम्पैक्ट ये होगा कि ये कॉस्ट ही सीधा लिखेगा 1,10,000, ठीक है, प्लस प्रॉफिट। अगर मैं 50% गिनूँ, जो ऊपर मैंने गिना था 55,165। अच्छा, तो अब ये जब बेचेगा, सेलिंग प्राइस 165 प्लस वैट 16,500, ठीक है, ये सीन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो आज ये है 16,500, राइट, और ये है क्या बेटा 10,000। तो आज ट्रेडर जैसे गया 16,500 माइनस 10,000, 6,500, तो गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया 10,000 का आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। बिकॉज जो पैसा मेरे पास जमा हुआ ही नहीं, उसका बेनिफिट मैं आपको कैसे दे सकता? नहीं दे सकता, सिंपल। वो पैसा मेरे पास जमा ही नहीं हुआ है भाई, ये पैसा मेरे पास जमा हुआ था। तो आज हुआ क्या, आपको देखना है, आपको देखना है, मैं बताता हूँ। वैट में सिनेरियो ये हुआ था, राइट, कि T1 T2 आपने मेरे पास 5,000 जमा किया और T1 ने मेरे पास 10,000 जमा किया था। आप समझो मेरे पास टोटल पैसा 15,000 जमा हुआ है। क्यों? क्योंकि वैल्यू एडिशन भी हुआ था 0 से लेके 1,50,000 तक। तो टोटल वैल्यू एडिशन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के 1,50,000 का होता और मेरे पास 15,000 आ गया था। पर अब आपके सिनेरियो में क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है आपके सिनेरियो में, राइट? ये मैन्युफैक्चरर 1, ये ट्रेडर, ठीक है। तो आप मुझे बोल रहे हो कि आप 6,500 जमा करोगे। अरे पर आप समझो कि मेरे पास कोई 10,000 जमा हुआ ही नहीं है। वो तो किसके पास जमा हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मेरे पास थोड़ी हुआ है। और मुझे पूरा पैसा चाहिए, क्योंकि आपने मुझे पैसा जमा नहीं किया इनपुट टैक्स में मेरे पास। तो सिंपल सी बात है, मैं कैसे आपको कोई भी बेनिफिट दूं? मैं नहीं दे सकता। मैं यहाँ पे आपको 5,000 इसीलिए अलाउ कर रहा था क्योंकि इसने 10,000 जमा किया। पर भैया 10,000 तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा हुआ ही नहीं है। तो मैं कैसे आपको बोलूँ 6,500 दो? मुझे आप पूरा 16,500 दो बॉस। आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा 10,000 का। और इसीलिए सिंपल सी बात है, कॉस्ट यहाँ पे था कितना? 1,10,000, ठीक है, ये केस है। तो बस ये मैं क्या है बोलना चाहता हूँ। आई होप दिस मेक सेंस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कैस्केडिंग शुरू हो जाता है। कैसे कैस्केडिंग शुरू हो जाता है? क्योंकि 1,65,000 में माय डियर फ्रेंड्स, ओके, 10,000 क्या है? वैट है। 10,000 क्या है? वैट है माय डियर फ्रेंड्स। गॉट इट? आई एम सो सॉरी, 10,000 क्या है? एक्साइज, राइट। और उस एक्साइज पे लग रहा है क्या? वैट, ठीक है। उस एक्साइज पे लग रहा है क्या? वैट माय डियर फ्रेंड्स। आई होप दैट मेक सेंस, एंड आई होप आप समझ गए हो कि इशारा किस बात की तरफ है, कि यहाँ पे एक्चुअली हो रहा है क्या? वैट ऑन एक्साइज ड्यूटी। तो यहाँ पे ये कैस्केडिंग हो रहा था, ठीक है। अभी अगर आप सेम चीज़ है ना देखोगे, तो ट्रेडर के साथ सेम चीज़ हो रही है जब वो कोई भी सर्विस लेता था फ्रॉम अ सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि वो भी क्या है, चार्ज करता था 1,00,000 प्लस चार्ज करता था सर्विस टैक्स 10,000। और सर्विस टैक्स जैसे मैंने बोला लिस्ट 1 में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता था ये पैसा,
और फिर क्या होता था, ये तो रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो अगेन आप जिस स्टेट के साथ रजिस्टर्ड हो, इनपुट टैक्स जो है जो आपके जेब से गया है वो आपके गवर्नमेंट के पास जमा नहीं हुआ, वो सीजी के पास जमा हो। जैसे एक्साइज सीजी के पास हुआ था, वैसे सर्विस टैक्स भी सीजी के पास ही जमा हो रहा था, और क्लियरली इसको नहीं मिल रहा था क्या, आईटीसी। तो अगेन क्या है, कॉस्ट में क्या आ जाता था, 1,10,000। फिर उसके अंदर आता था क्या, प्रॉफिट, फिर आ जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर दोस्तों वो सेलिंग प्राइस जो है ओके 1,65,000, उस पे आ जाता था क्या, वैट। अब जो वैट आता है माय डियर फ्रेंड्स, वो इस बार ओके वो वैट लग जाता है किस पे, ऑन सर्विस टैक्स। ठीक है, वो वैट किस पे लग जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ऑन सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे इसका हो जाता है क्या, कैस्केडिंग। ओके, यहाँ पे इस चीज का हो जाता है क्या, कैस्केडिंग माय डियर फ्रेंड्स। आई होप दैट मेक सेंस एंड आई होप ये बहुत ज्यादा क्लियर है। परफेक्ट, यस, ठीक है, ये चीज है। ओके, डन। तो ये माय डियर फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है जानना। ठीक है, कि यहाँ पे ये दिक्कत आ रही थी कि यार ट्रेडर कभी भी क्या है, मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा, सर्विस प्रोवाइडर से खरीदेगा, तो जेब से जो टैक्स जाता था वो उसकी गवर्नमेंट नहीं किसी और को चला जाता, तो उसको नहीं मिलता था आईटीसी, तो यहाँ पे लग जाता था क्या दोस्तों, कैस्केड। पर दोस्तों जब सर्विस प्रोवाइडर की बात करें, डेफिशिएंसीज इन सर्विस टैक्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत आती थी, यहाँ पे उल्टी दिक्कत आती थी। आप समझो, चलो कि सर्विस प्रोवाइडर है, वो रजिस्टर्ड है ऑब्वियसली किसके साथ, वो रजिस्टर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। क्यों, क्योंकि लिस्ट 1 में आता है, और ये सर्विस टैक्स जो भी आप कलेक्ट करते हो आपको सीजी को ही देना पड़ता है, तो जिसको आप दोगे उसी के साथ रजिस्टर होंगे, राइट, यस। तो आज जो भी क्या है सर्विसेज मैं दे रहा हूँ उस पर लगाता था सर्विस टैक्स, और वो सर्विस टैक्स किसको जाएगा, सीजी को। अब आप समझो, मैं ये सर्विस देने के लिए कोई सर्विस ले रहा हूँ या कोई गुड्स भी ले रहा हूँ फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, तो याद रखना, या तो मुझे सर्विस टैक्स लगेगा सर्विस पे, या तो मुझे एक्साइज लगेगा मैन्युफैक्चरिंग पे। ये दोनों एट द एंड ऑफ द डे किसको जाएगा, सीजी। तो इसका क्लियरली आपको मिल जाएगा क्या, आईटीसी। यस, एक सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस टैक्स के साथ साथ एक्साइज का भी मिलता था आईटीसी, प्योरली बिकॉज ये दोनों जब जेब से जाता था तो फाइनली कहाँ जाके डिपॉजिट होता था, सीजी के पास। तो आज दोस्तों लेना भी सीजी से और देना भी सीजी को, तो सीजी को कोई दिक्कत नहीं आती थी, वो पूरा पूरा क्या है इसका दिलवा देते थे इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि आज फॉर एग्जांपल आप सर्विस टैक्स अगर क्या है 1,00,000 कलेक्ट कर रहे हो कस्टमर से, और आपके जेब से लेट्स से सर्विस टैक्स गया है 30,000 का, और एक्साइज ड्यूटी गया है लेट्स से 50,000 का, वाइल परचेसिंग गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये आपके जेब से गया, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, ये 1,00,000 पूरा मुझे मत दे, 1,00,000 में से अपने पास रख 30,000 और 50,000, और मुझे सिर्फ दे दे कितना, 20। ठीक है, तो आज 1,00,000 माइनस 30,000 माइनस 50,000, ओके, यानी कि 20,000 हो जाएगा कैशबैक। ओके, आई होप दैट मेक्स सेंस माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये केस है, आई होप आप समझ गए हो कि इशारा किस बात की तरफ है। ठीक है, डन है दोस्तों, डन है। ओके, तो ये चीज़ क्या है, इजी थी सर्विस प्रोवाइडर के लिए। बट सर्विस प्रोवाइडर को दिक्कत कहाँ आती थी, दिक्कत आती थी जब वो ट्रेडर से माल खरीदता था। तो जब ट्रेडर से वो गुड्स खरीदता ना माय डियर फ्रेंड्स, ओके, सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, वो लगा देता आपको वैट, राइट, वो आपको लगा देता वैट, पर ये तो आगे लगाता था क्या, सर्विस टैक्स। अब सर्विस टैक्स किसको देना है, सीजी को, पर ये मेरे जेब से जो गया है इनपुट वैट, ये गया किसको है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को, कंसिडरिंग वो डीलर महाराष्ट्र में होगा। लेते जेठालाल है तो जेठालाल से कुछ खरीदा है मैं, तो वहाँ पे तो क्या है, पैसा उसने जमा कर दिया कहाँ पे, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो उसका इस सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मिलेगा आईटीसी, बिकॉज ये सर्विस प्रोवाइडर है रजिस्टर्ड विथ हुम,
सीजी, पर जेब से पैसा गया सीजी को है नहीं, वो किसको गया है? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओगे कि पैसा दो, तो वो बोलेगा तू रजिस्टर्ड सीजी के पास है। सीजी के पास जाओगे तो बोला तूने तो तेरे जेब से जो पैसा डाला है वो किसको डाला? महाराष्ट्र स्टेट को डाला है। तो मैं क्यों दूं तेरे को कोई भी पैसा, क्योंकि मेरे पास तो पैसा आया ही नहीं है। तो इस तरह से आईटीसी मना करती है। ठीक है, तो अगेन ऑब्वियसली इसके कॉस्ट में क्या आ जाएगा? ओके 1,10,000 आ जाएगा, राइट, कंसिडरिंग 10,000 बीइंग वैट एंड गुड्स का अमाउंट इज 1 लाख। तो अगेन वही चीज़ क्या है, लेट्स से प्रॉफिट मैंने 50% ऐड कर दिया, तो 1,65,000 में जब सर्विस चार्जेस लगाता हूँ मेरे कस्टमर को, उस पर जो सर्विस टैक्स लगेगा, वो सर्विस टैक्स याद रखना दोस्तों वैट पर लगेगा। तो यहाँ पे लगेगा सर्विस टैक्स ऑन वैट। तो यहाँ पे ये कैस्केडिंग क्यों? क्योंकि आपके जेब से जो पैसा गया है माय डियर फ्रेंड्स, वो आप जिस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो उसके साथ नहीं गया। अब लास्टली दोस्तों देखते हैं कि एक्साइज वाले यानी मैन्युफैक्चरर के केस में क्या सीन होता है। ओके, नाउ दिस कैन बी रियली आई ओपनिंग, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ओके, व्हाट विल हैपन विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरर। ठीक है, पर उसके पहले एक छोटा सा चीज़ रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको, कि याद रखना आज 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट पे वैट लगता है जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। प्रोविजन ऑफ सर्विस पे सर्विस टैक्स लगता है जो सीजी को जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स पे एक्साइज ड्यूटी लगता है जो भी सीजी को ही जाता है। ठीक है, डन। अब दोस्तों मैन्युफैक्चरर है, राइट। सबसे पहले मुझे ये बताइए ओके कि भाई ये किसके साथ रजिस्टर्ड होगा? विल इट बी रजिस्टर्ड विद सीजी, विल इट बी रजिस्टर्ड विद एसजी, किसके साथ? ओके, कंसिडरिंग वो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम यानी 99% लोग बोलते हैं सीजी के साथ, पर आंसर इज नो बेटा, ये सीजी एंड एसजी दोनों के साथ रजिस्टर्ड होगा माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि बेटा आज एक मैन्युफैक्चरर पहले बनाता है और फिर बेचता है। तो पहले बनाना फिर है बेचना, अरे पहले है बनाना फिर है बेचना। ठीक है, तो आज जब ओके मैं सेलिंग प्राइस कोट करूंगा उसका 10 लाख, जो उसका एफजी है जो बिक रहा है फाइनली। ठीक है, साथ साथ में याद रखना एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा और वैट भी लगेगा। तो लेट्स से एक्साइज ड्यूटी लग रहा है 3 लाख और वैट लग रहा है लेट्स से 1 लाख। बहुत ही एडहॉक फिगर से रैंडमली बस ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और बेटा ये एफजी को बनाने के लिए आपने ओके मटेरियल खरीदा है और लेबर भी, डीएम एंड डीएल, राइट। तो मटेरियल जो आपने खरीदा है लेट्स से फॉर एग्जांपल वो है ओके 4 लाख का, उस पे लेट्स से फॉर एग्जांपल ओके ये आपने ओके आप समझो कि आपने ये कोई मैन्युफैक्चरर से ही खरीदा है। तो मैन्युफैक्चरर 1 खरीदा है ओके, मैन्युफैक्चरर 1 से खरीदा है मैन्युफैक्चरर 2 ने, तो वो भी लगाएगा एक्साइज, वो भी लगाएगा वैट। ठीक है, तो जेब से लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका एक्साइज 1 लाख गया है, राइट, वैट फॉर एग्जांपल 50,000 गया है। और यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर ने, यहाँ पे जो भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर होगा उसने सर्विस टैक्स चार्ज किया है लेट्स से फॉर एग्जांपल अपन अपने लेबर लिया है लेट्स से 3 लाख का, तो सर्विस टैक्स उस पर है लेट्स से 1 लाख। ठीक है, डन। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया यहाँ पे तो उसने जेब से 5.5 लाख निकाला है और यहाँ पे उसने अपने जेब से 4 लाख निकाला है। ठीक है, ये इसके जेब से लिटरली पैसा गया है माय डियर फ्रेंड्स, गॉट इट? यस, गया है उसके जेब से, और ये उसके जेब में पैसा आया है कितना? टोटल 14 लाख। ठीक है,
बिकॉज ये आउटपुट टैक्स है और ये सब इनपुट टैक्स जो जेब से है। अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, कि सिंस वो दोनों के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है, दोनों गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, सीजी को भी देना पड़ेगा और एसजी को भी, और होगा ये कि इसका भी एक आउटपुट टैक्स है और इसका भी एक इनपुट टैक्स है जिसका आपको क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, सुन, गवर्नमेंट बोलता है तेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा है, तो बोला एक्साइज ड्यूटी सीजी, कितना, बोला 3 लाख। अच्छा, सीजी को तूने जेब से कितना पैसा दिया है, कितना जेब जो कटा है तेरा इनपुट टैक्स के फॉर्म में, उसमें कितना पैसा सीजी को गया, तो बोला ये और ये, तो बोला टोटल कितना हुआ 2 लाख। तो भैया तू 3 में से 2 अपने पास रख, 1 मुझे दे दे गवर्नमेंट को। अच्छा, एसजी है तो उसका आउटपुट टैक्स कितना है, तो बोला 1 लाख। अच्छा, जेब से जो गया है वो कौन सा स्टेट वैट गया तेरे जेब से एज इनपुट वैट, तो बोला वो है 50,000। तो भैया जेब से चला गया कितना, 50, ठीक। तो ये हो गया कैश बैंक, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो क्या है ये चीज़, क्या है बहुत ज़रूरी है समझनी माय डियर फ्रेंड्स, ओके, कि भाई एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपने जो इनपुट टैक्स पे किया है वो दुनिया भर के टैक्सेस पे किया आपने। आपने जब परचेज किया है, राइट, जब भी आपने परचेज किया है आपके जेब से लिटरली एक्साइज गया है, वैट गया है और सर्विस टैक्स गया है, ठीक है। लिटरली 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 आपके जेब से ये सभी टैक्सेस गए हैं, ओके, सभी टैक्सेस गए लिटरली, ठीक। पर कोई भी कॉस्ट में नहीं है, आपकी कॉस्ट शीट जो होगी ना उसमें कोई भी टैक्स कॉस्ट में नहीं आएगा। आपका डीएम जो है, ओके, वो कितने पे जज होगा, 5.5 पे नहीं, 5.5 पे नहीं, वो जज होगा सिर्फ 4 लाख पे। क्यों, क्योंकि भैया आज ये 1.5 है वो क्लियरली रिकवर हो रहा है। 3 में से आप, ओके, 1 लाख अपने पास रखोगे एक्साइज का, 3 में से 1 लाख अपने पास रखोगे और यहाँ पे 1 लाख में से 50,000 अपने पास रखोगे, तो क्लियरली ये पैसा रिकवर हो रहा है। अच्छा, इसमें ये रिकवर हो रहा है तो क्लियरली इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 3। तो डू यू रियलाइज माई डियर फ्रेंड्स कि ये 7 लाख के अंदर देयर आर एब्सोल्युटली नो टैक्सेस or duties hidden, absolutely no taxes or duties that are hidden, my dear friends, absolutely there are no taxes and duties. Do you get that? Yes, no taxes and duties whatsoever, ye scene hai. And that is why there is no cascading. And you know why there is no cascading? Because of one simple reason. Because manufacturer is registered with both center and state. तो सेंटर भी क्रेडिट दे रहा है, स्टेट भी क्रेडिट दे रहा है। सेंटर एक्साइज और सर्विस टैक्स का दे रहा है और जो स्टेट है वो वैट का दे रहा है। तो आपके जेब से जो भी टैक्सेस गए हैं, फिर वो एक्साइज हो, वो सर्विस टैक्स हो या वैट, वो उन सभी गवर्नमेंट्स के पास गए जिसके साथ आप रजिस्टर्ड हो। यस, पर ऐसा नहीं होता था बेटा किसके साथ, एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ यहाँ पे, क्योंकि वो रजिस्टर्ड था सेंटर के साथ पर जेब से पैसा जाता था स्टेट को जब वो गुड्स खरीदता था। ऐसा होता था माय डियर फ्रेंड्स ट्रेडर के साथ, जब वो रजिस्टर्ड होता था स्टेट गवर्नमेंट के पास या तो वो सर्विस लेने जाता है या तो वो मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है, तो जेब से पैसा जाता था सेंटर को, जबकि वो रजिस्टर्ड था सिर्फ स्टेट के साथ और सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड था सिर्फ सेंटर के साथ। पर जब गवर्नमेंट ने मॉडल मैन्युफैक्चरर का देखा और मैन्युफैक्चरर से ये पता लगाया कि ये तो दोनों गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये एक्साइज का भी भुगतान करता है और वैट का भी, तो तब गवर्नमेंट को पता चला कि उसके जेब से जो भी इनपुट टैक्स जा रहा है उस पर उसको सबका क्रेडिट मिल रहा है और उसके कॉस्ट में एक फूटी कौड़ी, एक फूटा अंश
भी नहीं है बेटा कोई भी टैक्स का, एंड देयर बाय लीडिंग टू नो कैस्केडिंग, तब गवर्नमेंट को बलबॉन मोमेंट हुआ। अब तक गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि कल उठ के अगर हम लोग जीएसटी भी लेकर आते हैं तो वी हैव टू कंपल्सरीली मेक श्योर दैट इट फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डुअल जीएसटी मॉडल, जहां पे वो सेंटर के साथ भी रजिस्टर्ड होगा और स्टेट के साथ भी रजिस्टर्ड होगा। तो अब क्या होता है, अब अगर दोस्तों एक ट्रेडर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेता है तो ये सर्विस तो देता है पर लगाता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। लेट्स से महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र एसजीएसटी, और ये ट्रेडर भी आगे जाके जब गुड्स बेचता है तो वो भी लगाता है क्या, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र एसजीएसटी। तो लेट्स से जेब से गया है 1 लाख और यहाँ पे आपने चार्ज किया है 3 लाख, तो सिंपल सी बात, सीजीएसटी जेब से गया 1, जेब में आया 3, अपने पास रखेंगे 1, गवर्नमेंट को देंगे 2। एसजीएसटी में जेब से गया है 1, जेब में आया है 3, अपने पास रखेंगे 1, गवर्नमेंट को देंगे 2। ये केस है माय डियर फ्रेंड्स, ये केस है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, बस आप याद रखना ये चीज को, दैट्स इट। और कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं माय डियर फ्रेंड्स, राइट। बिकॉज क्लियरली इन दोनों का क्या है, आपको मिल जाएगा क्या, आईटीसी। इन दोनों को आपको मिल जाएगा क्या, आईटीसी माय डियर फ्रेंड्स। दैट्स इट, दैट्स इट, समझ लो ये बात को। ओके, बहुत ज़रूरी है ये। एंड मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि ये मास्टर स्ट्रोक था गवर्नमेंट कि मैन्युफैक्चरर से इंस्पिरेशन लेके गवर्नमेंट ने जो चीज़ें की है वो बढ़िया थी बॉस। सीधा का सीधा क्या है, कॉन्सेप्ट ही खोल दिया डुअल जीएसटी में। एंड सिंस ये ट्रेडर अभी सीजी एंड एसजी दोनों के साथ रजिस्टर्ड होगा, दोनों उसे खुशी खुशी दे देंगे क्या, आईटीसी, और कभी भी जीवन में अभी क्या है, कैस्केडिंग नहीं हो। फिर वो ट्रेडर सर्विस प्रोवाइडर से माल खरीदे या सर्विस प्रोवाइडर ट्रेडर से, डजेंट मैटर, क्योंकि टैक्स तो एक ही लगाएंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी, दैट्स इट। व्हाट इट माय डियर फ्रेंड्स, यस, एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट है क्या, कि जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। GST, my dear friends, is based on the principle of destination based tax. Yes, my dear friends. अब क्वेश्चन है कि ये है क्या भाई, what is this and why is it destination based tax? और अगर ये अभी destination based tax था तो पहले के taxes were based on what kind of tax? वो जानना जरूरी है। तो चलो जानते हैं थोड़ा इसमें भी हिस्ट्री। ओके, तो पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे deficiencies in CST, that is Central Sales Tax। अब इसमें थोड़ा क्या है, सियापा है, सुनो। सेंट्रल सेल्स टैक्स के केस में हुआ ये था कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 में इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसका नाम लिस्ट 1 में लिख दिया था। तो हुआ क्या था कि द लेवी, ओके, सबसे पहले तो ये लगता कब है, तो इसका टैक्सेबल इवेंट जो है वो होता है सेल ऑफ गुड्स व्हेन इट इज आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। तो आज सप्लायर है, आज ये रिसिपेंट है, ये है महाराष्ट्र में, ये है गुजरात में, ठीक। तो आज सेलिंग प्राइस इसका है कितना, 1 लाख, लग जाता था इस पे CST, लेट्स से 10%, 10,000, ये देगा 1,10,000, सप्लायर अपने पास रखेगा 1, और 10,000 जो है क्वेश्चन आता था किसके पास जमा होगा, ठीक है। तो सुन, पहले सीन ऐसा था कि द पावर टू लेवी was with central government and the power to collect the tax was also with central government, क्योंकि ये लिस्ट 1 में आता था। बट फिर बहुत सारे स्टेट्स में होकार हाहाकार मचा दिए। हाहाकार का मतलब हल्ला कर दिया भाई कि यार तू सब टैक्स लेके बैठ जाएगा तो मैं मेरा इकोनॉमी कैसे चलाऊंगा यार, मेरे झोली में भी तो कोई टैक्स डालो, मां कसम कुछ तो डालो भाई। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है,
लेवी अभी मैंने कर दिया है, कलेक्शन का पावर मैं तुझे दे देता, तो सीजी ने वो पावर दे दिया एसजी को। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कौन से एसजी को, तो भैया सेलर्स एसजी या बायर्स एसजी। तो फिर सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने बोला ओके इट विल बी सेलर्स स्टेट गवर्नमेंट। समझा? यस। और इसीलिए सीएसटी को बोला जाता है, सीएसटी को, दैट इट्स अ ओरिजिन बेस्ड टैक्स। अच्छा, ओरिजिन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है कि आज जहां आपका गुड्स का मूवमेंट ओरिजिनेट होता है, जहां पे आपका गुड्स का मूवमेंट ओरिजिनेट होता है, जिस स्टेट से ओरिजिनेट होता है उस स्टेट को मिलेगा टैक्स, और वो स्टेट है इस केस में महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ही माय डियर फ्रेंड्स मिलेगा इस सीएसटी का टैक्स। ठीक है, यस। तो ये समझ में आ गया? ओके चलो, अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि ओरिजिन बेस्ड टैक्स में प्रॉब्लम क्या था। ठीक है, चल रहा है भाई, ओरिजिन बेस्ड टैक्स है, तो जहाँ ओरिजिनेट हो रहा है वहाँ पे उस स्टेट को टैक्स मिल रहा है फेयर एंड स्क्वायर। तो यहाँ पे दिक्कत क्या, दिक्कत है ये, चेक करो रिसीपंड के एंगल से देखो तो दिक्कत मिलेगी आपको। ठीक है, तो आज रिसीपंड है कहाँ पे बैठा है, गुजरात में बैठा है वो, करेक्ट है दोस्तों? यस। दूसरा यहाँ पे सप्लाई, ठीक है, जो महाराष्ट्र। ठीक है, अब आप रिसीपंड के एंगल से देखोगे, राइट, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला था 1 लाख सेलिंग प्राइस है अपना गुड्स का, सीएसटी है 10,000। ठीक, तो आज 1,10,000 इसके जेब से चला जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। और ये 10,000 ये जमा कर देगा महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास। नाउ डू यू रियलाइज कि 10,000 तो ऑब्वियसली रिसीपंड के जेब से ही गया है जो गुजरात में बैठा है, और ये पैसा किसको गया है, ऑब्वियसली महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि इसने दिया सप्लायर को, सप्लायर ने दे दिया महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को। आर यू गेटिंग इट? यस। तो अब ये रिसीपंड की दुविधा समझो कि इसका जेब से पे किया हुआ टैक्स जा रहा है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को, जबकि वो रजिस्टर्ड है गुजरात के साथ, क्योंकि आगे जाके तो वैट जो चार्ज करेगा वो गुजरात वैट ही होगा ना भाई। वो करता था क्या, महाराष्ट्र से खरीदता था गुजरात में बेचता था, तो वैट तो गुजरात वैट ही है बेटा, जो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को जाता था, राइट। तो अब सीन क्या है भाई, सीन ये है कि आउटपुट वैट देना है गुजरात को, पर इनपुट वैट गुजरात को नहीं चला गया, चला गया महाराष्ट्र को। यानी मैं जिस गवर्नमेंट के साथ अगेन रजिस्टर्ड हूं उसके पास वो पैसा जमा नहीं हुआ है, किसी और ही गवर्नमेंट के पास जमा हुआ है। डजेंट मैटर कोई भी हो, सीजी हो या दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हो, पर दूसरे गवर्नमेंट के पास जमा हुआ है, तो बोला था कि नहीं मिलेगा आईटीसी। और इसीलिए इस केस में भी कॉस्ट हो जाएगा 1,10,000, और ये 10,000 और कुछ नहीं है, सीएसटी। और यही कॉस्ट फिर क्या है, सीएसटी, यही कॉस्ट के अंदर सीएसटी इंक्लूड होता है, और फिर यही आगे जाके सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट होता है, और यही सेलिंग प्राइस पे जब वैट लगता है, खत्म गेम। तो यहाँ पे लग जाता है वैट ऑन सीएसटी। तो यहाँ पे अगेन हो जाता है क्या, कैस्केडिंग इफेक्ट। समझा? यस। तो सीएसटी का प्रॉब्लम ये था। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था कि रिसीपंट अपने जेब से जो सीएसटी निकालता था वो ओके डिपॉजिट होता था विथ सेलर्स स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एंड नॉट विथ रिसीपेंट स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ अगर वो गुजरात में होता तो मिल जाता, पर वो जमा हो रहा है महाराष्ट्र के साथ। ठीक है, गवर्नमेंट ने यहीं पे क्या है चीज़ों को समझा और बोला कि सुनो, जीएसटी में वी certainly cannot go ahead with origin based tax because it's a complete failure। रिसीपेंट को ओके यहाँ पे नहीं मिलता है क्या, आईटीसी। तो इसीलिए टू मेक श्योर दैट
the recipient can avail ITC. The government actually went with respect to GST from origin based tax to destination based tax. Yes, my dear friends. Destination based tax. समझा? यस सर. सर तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ मेरे दोस्त कि आज ये सप्लायर है, आज ये रिसीपेंट है, ठीक है. आज ये है महाराष्ट्र में, ये है गुजरात में. तो आज जब ये सेलिंग प्राइस चार्ज करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, ठीक है, 1 लाख का, तो लग जाता है IGST लेट्स से एट द रेट 10%, तो 10,000. तो आज रिसीपेंट IGST दे देता है सप्लायर को, और सप्लायर वही IGST जो है 10,000 का वो जमा करता है CG के पास, और CG वही टैक्स जो है वो अपने पास रखती है, और 50% अपने पास रखती है, और 50% किसको दे देती है? यस, 50% माय डियर फ्रेंड्स वो दे देती है उस स्टेट गवर्नमेंट को जहाँ पे गुड्स या सर्विस कंज्यूम हुआ है, और इस केस में वो गुजरात है माय डियर फ्रेंड्स. उस केस में वो गुजरात है. समझा? यस. तो आज 5,000 CG अपने पास रखेगा, 5,000 दे देगा ओके गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को. तो डिड यू जस्ट रियलाइज माय डियर फ्रेंड्स दैट रिसीपेंट इज रजिस्टर्ड विथ गुजरात स्टेट गवर्नमेंट, और उसके जेब से जो IGST गया है वो CG के साथ साथ गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी जमा हो जाएगा, और इसीलिए उसको पूरे अमाउंट का मिल जाएगा क्या? ITC. ओके, क्यों? बिकॉज द टैक्स इज डिपॉजिटेड with that state government with which recipient is registered. अरे समझो ना माय डियर फ्रेंड्स. यस यस, ठीक है, ये केस. तो जस्ट बिकॉज रिसीपेंट को ITC मिल जाए, हम लोगों ने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही 360 डिग्री चेंज कर दिया, और ओरिजिन बेस्ड टैक्स से सीधा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स आ गए माय डियर फ्रेंड्स. आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड आई होप यू now realize that how amazingly government has actually thoughtfully made sure that GST not just works on dual GST model but is also based on the principle of destination based tax. So logical and makes so much of sense. Okay, this is where my dear friends we end with our session of introduction to taxes, where I wanted to primarily tell you why GST was implemented, my dear friends. Okay, and I hope you've got a recent and I hope you've got an absolute understanding of how things work now. ठीक है, perfect है. Okay friends, we are at the verge of completion of our lecture. बस उसके पहले एक छोटा सा क्या है इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, बेसिक्स देना चाहता हूँ आपको कि कैसे डेली लाइफ में GST लगता है. ठीक है, तो दोस्तों याद रखना 2 टाइप के सप्लाईज होते हैं GST में. एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई. ओके, डेफिनेटली आपको इसके बारे में जानकारी होगी, बट आई जस्ट थॉट ऑफ रिवाइजिंग इट वंस अगेन. इंट्रा स्टेट के केस में माय डियर फ्रेंड्स प्लीज याद रखना, एक होता है जो सप्लाई होता है विद इन द सेम स्टेट, एक होता है विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी. तो अगर आप कर रहे हो सप्लाई विद इन द सेम स्टेट, ठीक है, तो लग जाएगा CGST एंड SGST. एंड अगर हो रहा है विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी तो हो जाएगा CGST एंड UTGST. ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे इन द चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई, पर अभी के लिए बस इतना जान लीजिए, इफ द सप्लाई इज विद इन द सेम स्टेट C+S, इफ इट इज विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी C+U. ठीक है, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये जानना माय डियर फ्रेंड्स कि आज की तारीख में ओके UTGST एक्ट जो है ओके वो किन स्टेट्स को एप्लीकेबल है, आई एम सो सॉरी, किन यूनियन टेरिटरीज को एप्लीकेबल है. ठीक है, तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स ओके आता है चंडीगढ़
दिला देगा रे चंडीगढ़ में, दिला देगा रे चंडीगढ़ में। आई करेंगे डीएस। तो चंडीगढ़ है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहला यूनियन टेरिटरी जो मुझे याद आता है। दूसरा बेटा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एब्सोल्युटली राइट। ओके, आप जाओगे तो आप रियलाइज नहीं करोगे आप इंडिया में हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, इतना शुद्ध साफ पानी है, मां कसम आपको प्राणी भी दिखाई देगा, मछली जल की रानी है, दिखाई देगी आपको। यस, कचरा पट्टी प्लास्टिक नहीं दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दीव दमन, ओके, एंड दादरा नगर हवेली। दोस्तों हम लोगों ने जब सिविक्स पढ़ा था तो ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी था, बट अब फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, बिकॉज एकदम बाजू बाजू में, एकदम बगल में है बेटा दादरा नगर हवेली दीव दमन के, राइट। और एकदम छोटी छोटी यूनियन टेरिटरीज है, तो क्या अलग अलग इसमें आईएएस ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, आईआरएस ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, पूरा जुरिस्डिक्शन अलग हो जाता है इसका, तो उतना एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट भी क्या है ज्यादा हो जाता है, राइट। तो गवर्नमेंट ने इसको क्लब कर दिया सो दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम हो जाए, एंड इसीलिए दीव दमन एंड दादरा नगर हवेली दोस्तों क्या है अभी एक यूनियन टेरिटरी ही माना जाएगा। ओके, रिसेंटली जो एडिशन हुआ है दोस्तों वो है लद्दाख। यस, जम्मू कश्मीर को दोस्तों क्या है दो पार्ट में डिवाइड किया है, जम्मू कश्मीर एज अ स्टेट, पार्टली एज अ स्टेट, पार्टली एज अ यूनियन टेरिटरी, एंड दूसरा अपना है लद्दाख जो कंप्लीटली रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और कौन सा बाकी है, और कौन सा बाकी है? यस दोस्तों, मालदीव्स को टक्कर देने वाला, ओके, जो बहुत सुर्खियों में था, ओके, एंड दैट इज लक्षद्वीप माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया का मालदीव्स। ओके, तो दोस्तों ये 5 जो है वो क्या यूनियन टेरिटरीज है और उस पर एप्लीकेबल है क्या यूटीजीएसटी एक्ट। अच्छा, एक और क्या है दोस्तों, उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है यूटीजीएसटी एक्ट के अंदर, बोला है अदर टेरिटरी। ठीक है, बोला है क्या अदर टेरिटरी। अब ये अदर टेरिटरी के अंदर ओके जो पार्ट कवर होता है वो होता है माय डियर फ्रेंड्स बियॉन्ड TWI बट अप टू ओके 200 nautical miles, that is EEZ area। ओके, तो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स ये अदर टेरिटरी जो है ओके वो बेसिकली कौन सा एरिया है, वो है एरिया विच इज बियॉन्ड TWI बट अप टू 200 nautical miles। अभी एग्जैक्टली क्या है ये हम लोग चार्जिंग सेक्शन में जब मैं एप्लीकेबिलिटी समझाऊंगा तब हम लोग समझेंगे, बट अभी के लिए क्या है इतना समझ लीजिए कि भैया ये क्या है 5 यूनियन टेरिटरी और एक अदर टेरिटरी है जो क्या है स्पेसिफिकली बोला गया है कि इन सभी टेरिटरीज पे लगेगा क्या यूटीजीएसटी एक्ट। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर, ओके डन। तो आज ओके याद रखना इस तरह से यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होगा और दूसरे जितनी भी क्या है टेरिटरीज है उस पर एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा बिकॉज वो सब स्टेट्स की कैटेगरी में होता है। तो एंटायर इंडिया इज डिवाइडेड इनटू ओके स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज ये सब है ओके और स्टेट्स ये सब है ओके। तो अच्छा सर तो फिर दिल्ली ओके JNK और पुदुचेरी क्या क्या बेटा वो है यूनियन टेरिटरीज बट उसमें फंक्शनिंग ऐसा होता है कि पार्शियली इट इज ओके गवर्नड बाय CG एंड पार्शियली इट इज गवर्नड बाय SG। इसीलिए दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, वहां पे आपकी सरकार है ओके। किसकी सरकार बेटा? आपकी सरकार है, पर आपकी सबका सरकार के अंदर सब नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली का जो क्या है पुलिस डिपार्टमेंट है वो CG के अंदर आता है, राइट, ये केस। तो इसीलिए बहुत सारे फंक्शंस ओके स्पेसिफिकली ये तीनों केस में क्या होते हैं थोड़े स्टेट के अंदर होते हैं और थोड़े सेंटर के अंदर, पर जीएसटी के परस्पेक्टिव से आपको इन तीनों को एज स्टेट्स ही मानना है। तो आज दिल्ली और दिल्ली के अंदर ही फॉर एग्जांपल क्या है अगर सप्लाई होता है गुड्स और सर्विस तो याद रखना आप लगा दोगे CGST एंड दिल्ली SGST। JNK में भी अगर अंदर अंदर सप्लाई होता है तो CGST एंड JNK SGST, और पुदुचेरी के केस में भी CGST एंड पुदुचेरी SGST। बट अगर चंडीगढ़ के अंदर ही अंदर सप्लाई होता है तो फिर क्या होगा CGST एंड चंडीगढ़ SGST नहीं, चंडीगढ़ UTGST। अंडमान निकोबार के अंदर ही होता है तो CGST एंड अंडमान निकोबार UTGST। इस तरह से क्या चीजें
फंक्शन करेगी। ओके, एक छोटा सा दोस्तों मैंने क्या है उदाहरण भी दिया है यहाँ पे। ओके, लेट्स चेक द एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स। ओके, फॉर एग्जांपल, ओके, सप्लायर है मुंबई, आमची मुंबई महाराष्ट्र माय डियर फ्रेंड्स। ओके, और बेच रहा है वो रिसिपेंट को, जो भी कहाँ पे है बेटा, पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। ओके, इनकेस आपको नहीं पता पुणे कहाँ है, बिकॉज आपने ज्योग्राफी बेटा स्कूल में पढ़ा ही नहीं है। ओके, क्योंकि तू स्कूल गया ही नहीं बेटा, सीधा क्या है, तूने सीए फाउंडेशन ही लिखा है बेटा। ओके, जब से पैदा हुआ है। तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के अंदर ही सप्लाई हुआ है, तो ये बंदा लगा देगा सीजीएसटी और महाराष्ट्र एसजीएसटी 9% कंसिडरिंग जीएसटी इज 18%। तो आज लग जाएगा 1 लाख पे 9,000 सीजीएसटी, 9,000 महाराष्ट्र एसजीएसटी। रिसिपेंट दे देगा 1,18,000 सप्लायर को, सप्लायर अपने पास रखेगा 1 लाख और 9,000 दे देगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को एज सीजीएसटी, और 9,000 दे देगा महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को एज महाराष्ट्र एसजीएसटी। समझा? ओके, यस, परफेक्ट, इस तरह से फंक्शन करेगा। और अगर दोस्तों बात होती है लेट्स से कि सप्लायर भी चंडीगढ़ में, रिसिपेंट भी चंडीगढ़ में है, तो यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। 1 लाख रुपए का अगर सर्विस चार्जेस है, 28% रेट है, तो दोस्तों याद रखना ये विभाजित होगा 50%, 50%, 50% एज सीजीएसटी, 50% एज यूटीजीएसटी, यानी 14 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आज दोस्तों जब सप्लायर के पास रिसिपेंट से आ जाएगा 1,28,000, तो 1 लाख तो अपने पास रखेगा, बट वो 28,000 में से 14,000 ओके देगा सीजीएसटी का सीजी को, और 14,000 यूटीजीएसटी का भी देगा वो सीजी को ही माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यस, तो इस तरह से दोस्तों ओके, सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, इस केस में दोनों पैसा सीजी को ही जाएगा। उसका एक ही कारण है, बिकॉज यूनियन टेरिटरी में भी दोस्तों गवर्नेंस सीजी का ही होता है, तो खर्चे सीजी करेगा तो उसको वहां पे इनकम भी उसी को मिलेगा। आर यू कैरिंग इट? यस, ठीक है। तो यूटीजीएसटी किसको जाता है? सीजी को जाता है, ये याद रखना बेटा, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्या माय डियर फ्रेंड्स, बताओ फटाफट से। इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई कब होता है माय डियर फ्रेंड्स? इंटरस्टेट सप्लाई होता है जब ओके याद रखिए दोस्तों, सप्लाई होता है बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट्स, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज एंड 1 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। फॉर एग्जांपल ओके, सप्लायर गुड्स भेज रहा है लेट्स से गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरात, या चंडीगढ़ से दमन, या फिर लक्षद्वीप से एमपी मध्य प्रदेश। तो उस सिनेरियो में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? ओके, इस ट्रांजैक्शन को बोला जाएगा इंटरस्टेट सप्लाई, और इंटरस्टेट सप्लाई जब भी होगा माय डियर फ्रेंड्स ओके, लग जाएगा क्या दोस्तों? आईजीएसटी। ओके, और आईजीएसटी माय डियर फ्रेंड्स लगेगा तो याद रखना यहाँ पे एक ही रेट है, 2 रेट नहीं है, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं है, यहाँ पे आईजीएसटी है। तो याद रखना आईजीएसटी इज नथिंग बट अ समेशन ऑफ C+S। तो अगर जीएसटी का रेट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेबल है 12%, तो पूरा का पूरा 12% ही लग जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक ही टैक्स लग रहा है, तो पूरा 12% ही लगेगा। और इसीलिए बिल पे आईजीएसटी एट द रेट 12% दिखाई देगा आपको, 6% नहीं, ठीक है। यस, तो इस तरह से दोस्तों 1,12,000 सप्लायर रिसिपेंट को चार्ज करेगा, जिसमें 12,000 आईजीएसटी होगा। रिसिपेंट वो 1,12,000 सप्लायर को दे देगा, सप्लायर अपने पास रखेगा 1 लाख, और जो 12,000 आईजीएसटी है वो पूरा का पूरा आईजीएसटी अर्पण कर देगा किसको माय डियर फ्रेंड्स? सीजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर याद रखना जीएसटी तो सर आपने सिखाया था कि डुअल जीएसटी मॉडल है। यस यस, तो उसमें बेटा सिंपल सी बात है, याद रखना सीजी को मिल भले जाएगा 12,000, पर वो अपने पास रखेगा नहीं 12,000, वो 6,000 अपने पास रखेगा, दूसरा 6,000 दे देगा एज पर द फैक्ट दैट जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स माय डियर फ्रेंड्स। ओके, रिसिपेंट वाले स्टेट को, यानी गुजरात, दमन या एमपी को माय डियर फ्रेंड्स। आई होप दैट ओके इज वेरी क्लियर दोस्तों, एंड क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 50% है उसी स्टेट को जाएगा जहाँ पे गुड्स कंज्यूम या डिस्टाइंड हो रहे हैं। आर यू कैरिंग इट? यस। तो इस तरह से दोस्तों चीज़ें पैन आउट होगी विद रिस्पेक्ट टू इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट सप्लाई, और इस तरह से डेली लाइफ में लगेगा जीएसटी, ठीक है। तो बस ये कंक्लूड करना चाहता था स्पेसिफिकली आपके फर्स्ट चैप्टर में माय डियर फ्रेंड्स, एंड आई होप आपको समझ में आया है कि इशारा किस बात की तरफ है, ठीक है। जो भी मैंने क्या है स्पेसिफिकली नोट्स लिखवाई है, इट इज़ एज पर योर डिस्क्रिप्शन, आपको क्या लिखना है उसमें, बिकॉज ये एक थियरिटिकल एस्पेक्ट से समझना ज़रूरी है। आप लिख लेते हैं तो बहुत अच्छा है अपनी नोट्स में, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, ठीक है।
तो स्पेशली अगर आप लिख लेंगे माय डियर फ्रेंड्स प्रीवियस टैक्सेशन रेजिम का सेल्स टैक्स वाला पार्ट, वैट वाला पार्ट, ठीक है, तो बहुत 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 ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, तो उसे लिख लेना। एंड दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला हो ये लेक्चर से, क्योंकि हर लेक्चर में मेरी यही कोशिश रहती है कि बहुत ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन हो। बट एक छोटी सी क्या स्पेशल चीज़ मैं हर लेक्चर के एंड में करना चाहूँगा, स्पेशली जब मैं ये थैंक यू स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, एक छोटी सी शायरी मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज आइदर मोटिवेटेड मी, इंस्पायर्ड मी और ट्रिगर्ड सम एक्शन, स्पेशली जो मैं बहुत टाइम से डीले कर रहा था, राइट। तो दोस्तों आज की जो शायरी है वो बहुत मुझे इंस्पायर करती है, स्पेशली वो एक्शन लेने से जो मैं बहुत टाइम से प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ। इट गोज लाइक, शुरू करो, अभी शुरू करो, जहां हो वहीं से शुरू करो, जितना है उसी से शुरू करो, कमियां होंगी पर मेरे दोस्त शुरू तो करो, जितना जानते हो उसी से शुरू करो, गलतियां होंगी तो फिर से शुरू करो, छोटे से शुरू करो पर मेरे दोस्त शुरू तो करो, शुरू करो और आज ही शुरू करो। कि समटाइम्स द टाइम यू टेक अबाउट थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग इज मच मोर देन एक्चुअली डूइंग इट। तो हर वो चैप्टर, हर वो सम, हर वो सब्जेक्ट जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना, उसको शुरू करो, बिकॉज आज ही वो दिन है, वो शुभ दिन है जिस दिन आपको उसे शुरू करना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आपने उसे शुरू कर दिया ना और उसे समझने लग गए ना, you will soon realize that it was not all that difficult, and you will surely regret of why you wasted so much time just thinking about it instead of actually doing it. That's it, my dear friends. This is your tax ka teacher, CA Karan Sheth, signing off.